हाय एवरीवन, वेलकम बैक खमागणी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक हमारा है विच इज़ अवर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ हम ये लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले 2-3 प्रोमिसेस हैं विच यू विल बी मेकिंग विद मी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मुझे ये चीज़ें आपसे चाहिए ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इज़ लाइक यू विल बी मेकिंग शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ दिस, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने स्लाइड्स में लिखी हैं उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें हम बातचीत में करेंगे एंड आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी राइटिंग इट इन द स्लाइड्स ऑल्सो, बट आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। ओके, पॉइंट नंबर 1 इज़ यू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी मेकिंग नोट्स। आप चाहे रफ पेज में बनाओ, चाहे अपनी फेयर कॉपी में बनाओ, कैसे भी बनाओ, यू नीड टू मेक नोट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट हर लेक्चर ख़त्म होने के बाद में आप इसको इंस्टेंटली, आई एम सेइंग, आप इसको इंस्टेंटली रिवाइज करोगे और अगला लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपने जो पहले पढ़ा है आप उसको रिवाइज करोगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आपको पता है पर्सपेक्टिव ना बहुत सिंपल है, आपको टफ क्यों लगता है इसमें? क्योंकि देयर इज़ अ नेम ऑफ लॉट्स ऑफ जियोग्राफर्स। उन जियोग्राफर्स का नाम याद करना एंड पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना कि किसने कौन सा थ्योरी दिया है। जैसे कार्ल ओ सॉर का नाम मुझे नहीं याद रखेगा कि ये इसी ने कल्चरल जियोग्राफी को आगे बढ़ाया था क्या, कि कल्चरल जियोग्राफी के मॉडर्न द फादर ऑफ द मॉडर्न कल्चरल जियोग्राफी के कार्ल ओ सॉर हैं क्या? नहीं याद रहेगा। फिर हेटनर का नाम आएगा, फिर हेरोस्टोसनस का नाम आएगा, इतने रिटर का नाम आएगा, पता नहीं इतने सारे नाम हैं, किसी को याद नहीं रहता। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू कि इवन जो ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा है ना, जो आज 30 सालों से अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, उसको भी ये नाम याद नहीं रहेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सो यू नीड टू रिवाइज इट एंड देन ऑल्सो यू नीड टू मेक शॉर्ट चिट्स आउट ऑफ इट। आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे आप शॉर्ट चिट बना सकते हो। जस्ट राइट द नेम ऑफ द ज्योग्राफर और उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था, उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी पे उन्होंने वर्क करा था। यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट। बाकी सारी कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी। सिलेबस में जो भी वर्ड दिया है सबसे आई प्रॉमिस टू यू, यू डू दीज 3-4 थिंग्स एंड आई प्रॉमिस टू यू कि पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी आपको कभी भी टफ नहीं लगेगी, ठीक है। ये बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और एक और चीज़ थी विच आई वॉन्टेड यू टू डू, देखो अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गई है, मे बी आई डिड नॉट रिवाइज इट इंस्टेंटली। ओके, थर्ड थिंग थी कि आई विल बी गिविंग यू सम नोट्स ऑल्सो। ये पीपीटी नहीं, अदर देन पीपीटी आई विल बी गिविंग यू सम पीडीएफ्स, सम नोट्स ऑल्सो। देखो इसकी स्टैंडर्ड बुक्स की अगर पर्सपेक्टिव की बात करें ना, तो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में एक आती है माजिद हुसैन की बुक आती है, एक हमारी आर.डी. दीक्षित की बुक आती है और एक हमारी सुदीप्ता अधिकारी की बुक आती है। 3 ही मेजर बुक्स हैं इसके अंदर, बाकी आप कितनी में पढ़ लो। अब इन तीनों बुक्स के अंदर आपको बहुत सारा रिपीटेटिव कंटेंट भी मिलेगा, आपको डिफरेंट कंटेंट सेम है बट कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करा गया है वो तरीका अलग है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम दीक्षित पढ़े, अधिकारी पढ़े, माजिद हुसैन पढ़े हैं। एक तो आप ये स्लाइड्स कर लेना, दूसरा आप मेरे साथ नोट्स बना लेना, और तीसरा मैं आपको एक नोट्स दूंगी जो आई विल बी गिविंग यू दीज नोट्स, जो कि माजिद हुसैन, आर.डी. दीक्षित, अधिकारी, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं इन सब से उसको मिला के उसमें से जो क्रिस्प नॉलेज है उसको बना के उसको बनाया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ लो। फिर कुछ भी अगर आपको लगता है एक पॉइंट भी कि मुझे ये नहीं पॉइंट समझ आया या मेरा ये वाला क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर का, देन वी विल लुक इनटू द आर.डी. दीक्षित और अधिकारी ऑल्सो। बट आर.डी. दीक्षित एक ऐसी किताब है जिसको जनरली लोग पढ़ते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आर.डी. दीक्षित को पढ़ सकते हो, बट ये चीज़ है कि ये सब मैं आप आर.डी. दीक्षित को पहले मत पढ़ना, और जो टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया है उसको आप लेके आर.डी. दीक्षित में मत जाना। जो चीज़ मैं आपको करवा दूँ उसी चीज़ को लेके आप आर.डी. दीक्षित में चले जाओ, उसको आप पढ़ लो, आपको वो इंस्टेंटली समझ आ जाएगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। 2-3 इसमें टॉपिक्स हैं जो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बाकी सब चीज़ें इतनी सिंपल है ना, मतलब जस्ट डू दीज 3-4 थिंग्स विद मी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू कि आपको पर्सपेक्टिव कभी टफ नहीं लगेगा। कोई भी अगर आपको बोलेगा ना कि पर्सपेक्टिव सबसे टफ है, उस पर हंस देना मजाक में, उसको बोल देना कि तुझे ठीक से पढ़ाई नहीं गई है ये, दैट इज़ इट, ठीक है। ओके, तो अब एक बार इसका सिलेबस देखो। कम टू पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। हम पर्सपेक्टिव में जाएं उससे पहले आज मैं आपको ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है ये बताऊंगी। देखो अभी जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, जैसे हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, हमने क्या करा, हमने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट से स्टार्ट करा था।
जब हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस पे जाते हैं तो आपको चीज़ें कभी टफ नहीं लगती हैं. देन द थिंग्स इज़ लाइक कि यू आर जस्ट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग योर नॉलेज. ओके, सडनली आप जंप करके 10वें माले पे नहीं पहुंच गए हो, आप 1 से 10 पे गए हो तो आपको वो नहीं फील होता. द सेम वी आर गोइंग टू कीप विद द पर्सपेक्टिव ऑल्सो. मैं आपको सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, आई विल बी टीचिंग यू दैट व्हाट इज़ द ह्यूमन ज्योग्राफी. देन वी विल बी लुकिंग इनटू, एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफर्स क्या है. मतलब एक ओवरऑल ऑफ पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी की क्या होता है. पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी में ब्रिटेन में, अरब के अंदर, रशिया के अंदर, यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल थॉट्स किस तरीके से इवॉल्व हुई है. ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट जो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स काफ़ी, अब हम मैं ऐसा बोलूँगी कि वन ऑफ द बेस्ट फ्यू ज्योग्राफर्स ने इस पे बहुत मेहनत करी, इस पे बहुत पेपर पब्लिश करे, इसका जो एरिया है उसको बहुत वाइडन करा, और उसके बाद में ज्योग्राफी की पकड़ मजबूत हुई और आज ज्योग्राफी एक इतना सॉलिड सब्जेक्ट बन गया है कि यूपीएससी में हम इसको ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं. अदर देन दैट ऑल्सो ज्योग्राफी आप कहीं पे भी देखोगे, यू नेम मी वन सब्जेक्ट वेर यू विल नॉट फाइंड द ज्योग्राफी. पॉलिटिक्स के अंदर ज्योग्राफी है, आप डेमोग्राफी में ज्योग्राफी देखो, पॉलिसी में आपको ज्योग्राफी मिलेगी, एवरीवेयर यू विल फाइंड ज्योग्राफी. तो अभी तक जो हम ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, अभी तक जो हमने पढ़ी है ना, उसमें आपने ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं सुना होगा अदर देन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ी है, हमने ह्यूमन को समझने की कोशिश नहीं करी है. हम कैसा सोचते हैं, हमारी साइकोलॉजी कैसे सोचती है, हम जगह के साथ में हमारा रहन सहन कैसे बदल जाता है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ी है. इस ज्योग्राफी का ह्यूमन पे, इंसान के रहन सहन, खान पान, बातचीत, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपस में रिलेशंस, उनके सोचने की क्षमता, इन सारी चीज़ों पे आपके आसपास के वातावरण का, आपके आसपास के रहने की जगह का फ़र्क पड़ता है. इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात नहीं करी है. तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन टच लेके आती है. तो पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि हम अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इनटू दैट. ये बहुत ज़रूरी है कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी को बेसिक से समझो, क्या आप पढ़ने वाले क्या हो, कैसे इम्पैक्ट करती है ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी आपकी लाइफ को, लिंकेज कहाँ पे बनता है. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे. फिर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफर्स करेंगे. फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट आता है डाइकोटमी एंड ड्यूलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हमारा पॉसिबिलिज्म है, हमारा डिटर्मिनिज्म, हमारा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म आता है. तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. इसके अंदर हमारा डिफरेंट रीजनल सिंथेसिस का एक पार्ट, डिफरेंशियल एरियल डिफरेंशिएशन का एक पार्ट हमारा इसके अंदर आता है. एनवायरमेंटलिज्म हमारा इसके अंदर आ जाता है. सॉरी. देन उसके बाद हमारा आता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन. क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पहले क्या था कि हम मोस्टली बातचीत, मतलब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जैसे क्वांटिटी होता है ना कि हम एक नंबर की, एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, हम एक अमाउंट की बात कर रहे हैं. सो वहाँ से वो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ था कि हम थ्योरीज दे रहे हैं. जैसे पीटर हैगेट था, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी. तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अंदर, लोकेशनल एनालिसिस के अंदर आती है. उसके बाद में 1940s 50s के बाद में ज्योग्राफी का जो अप्रोच है वो धीरे धीरे ओवर द ईयर इवॉल्व होना शुरू हुआ है. आपको वो इवोल्यूशन समझना है कि ज्योग्राफी कैसे, like from a very baby and a very immature subject, it has grown into such a mature subject which has its impact into all the sectors. ये चीज़ हमको समझनी है. फिर हमारा रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच आता है. ये सारे आते हैं. ये अगर आपने देखो इनिशियल ज्योग्राफी का इवोल्यूशन अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन वेलफेयर, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी, पोस्ट मॉडर्न पर ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें बच्चों का खेल है. इन सब में कुछ भी नहीं है. ये बहुत ही सिंपल है. मुश्किल काम बस इसके इवोल्यूशन को समझना है. उसको समझ लिया, बाकी आपको एकदम चुटकी में हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा ज्योग्राफी, मतलब इसके ऑप्शनल में हमारा लैंग्वेज दिया हुआ है, रीजन्स एंड, सॉरी मैं रीजन पढ़ रही हूँ उसको, रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म दिया हुआ है, कल्चरल रीजन ऑफ वर्ल्ड एंड ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ है. नाउ इन पॉइंट्स को मैं आपको पर्सपेक्टिव के साथ में नहीं कराऊंगी.
लैंग्वेज, रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म एंड कल्चरल रीजन, ये हमारा कल्चरल एस्पेक्ट जो है उसके अंदर कवर अप होगा। तो इन तीनों टॉपिक को मैं उसमें करवाऊंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर कवर अप होता है। आई विल बी टेकिंग दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनटू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो अभी जो हम करेंगे वो हम इन पॉइंट्स पे ध्यान देने वाले हैं। एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी, ड्यूअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियर एंड ह्यूमन ज्योग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, अभी एक बार बिफोर वी गो, एक बार थोड़ा सा बस क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं। मैं नहीं बिल्कुल बोल रही कि आप क्वेश्चन को समझो क्या। क्वेश्चन को पढ़ने का हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आगे जो हम पढ़ेंगे इसको हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यू आर जस्ट गेटिंग टू नो अवर एनिमी विच इज़ अवर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एट दिस पॉइंट, एंड देन वी विल जस्ट बी टेकिंग इट स्लोली। Okay, write an essay on the contribution of European geographer to the development of geographical thought. European geographer के अंदर हमारा ब्रिटेन के, जर्मनी, फ्रांस एंड सिंस अ लिटिल पार्ट ऑफ रशिया ऑल्सो कम, सो विल जस्ट मेंशन इट। तो वो हमारा यूरोपियन जियोग्राफर होगा। अरब जियोग्राफर का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका अर्ली मिडीवियल पीरियड के अंदर किस तरीके से जियोग्राफिकल थॉट्स को उन्होंने डेवलपमेंट करा था, मतलब ये अर्ली इवोल्यूशन पीरियड के बाद चल रही है यहाँ पे। फिर हम्बोल्ट एंड रिटर, इन दोनों का तो मतलब ऐसे बोलते ना कि आमने सामने फेस टू फेस वॉर टाइप ऑफ है। तो इन दोनों का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। दोनों की थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट था, बट दोनों का जो कंट्रीब्यूशन टू जियोग्राफी है वो किसी भी मायने में कम नहीं माना जा सकता है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल बेरूनी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स। अभी तक अल बेरूनी को हमने कहाँ पढ़ा है? आपने एंशिएंट एंड मिडीवियल के अंदर पढ़ा होगा अल बेरूनी को, है ना। तो अभी यहाँ पे उसका ज्योग्राफिकल थॉट्स में क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में बात करेंगे। देन एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में है कि एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन करो, चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन ज्योग्राफी की कोर थीम है, इसको एक्सप्लेन करो। एरियल डिफरेंशिएशन एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द स्टडी ऑफ रीजन्स एंड रीजनल ज्योग्राफी। अभी समझने की कोशिश मत करो, अभी सिर्फ ये देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या मुझे समझना है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। रीजनल सिंथेसिस जो है वो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ का क्रक्स है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि जनरली आपको सिर्फ ये समझना है कि एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और ज्योग्राफी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म होता क्या है? डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिज्म ऑफ द स्पेशल रेफरेंस फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, हम डाइकोटोमी या ड्यूअलिज्म बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि दो बातें चल रही है एक साथ में, पैरेलल लाइन जो चलती है इसको हम ड्यूअलिज्म बोलते हैं या डाइकोटोमी बोलते हैं कि दो बातें। तो अगर जैसे इसने फिजिकल या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम सिर्फ अर्थ की स्पेस, अर्थ के ऊपर की लेयर या अर्थ की सरफेस के बारे में बात करते हैं हम। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर द पीपल हु आर लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, मेन एज ए पार्ट ऑफ अर्थ की बात करते हैं हम। तो मेन एज ए पार्ट ऑफ अर्थ के अंदर फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर हम यहाँ पे इसको ह्यूमन टच दे देते हैं। अच्छा, इनिशियली क्या था ज्योग्राफी में ना, ये एक आप ऐसे समझो कि इसको बहुत सीरियस तरीके से लिया नहीं जाता था क्योंकि इसका ह्यूमन इम्पैक्ट नहीं था। तो मेजर जो हमारी सोशल साइंसेज या जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनको बहुत ही तवज्जो दी जाती थी क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता था सोसाइटी पे। ज्योग्राफी में तो आप क्या साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ रहे हो, क्या मुझे बता रहे हो बादल बन रहे हैं, माउंटेन बन रहे हैं, इन सब चीज़ों का मेरी लाइफ से आज करंट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मेरी लाइफ से क्या लेना देना है ये सब अर्थ के नेचर के प्लेसेस हैं, ठीक है। आई गो, आई सी, आई एंजॉय, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन माई लाइफ, इस चीज़ का रिलेशन नहीं था इनिशियली। तो तब ना ज्योग्राफी को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। फिर क्या हुआ कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी में लेके आए तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिंक होना स्टार्ट हो गई। इट्स लाइक एवरीथिंग अराउंड यू इज़ इम्पैक्टिंग यू वाला कॉन्सेप्ट जब आना स्टार्ट हुआ तब हमारा और ज़्यादा आगे बढ़ा। तो ड्यूअलिज्म होता है कि ज्योग्राफी में दो बातें, मतलब एक सिक्के के दो पहलू टाइप जो बात होती है उसको हम ड्यूअलिज्म बोलते हैं। उसी का एक पार्ट होता है डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो डिटर्मिनिज्म वो होता है जिसमें हम बोलते हैं कि नेचर का ऊपर का हाथ है, जो नेचर बोलेगा वो हम करेंगे, नेचर के कंट्रोल में मैन रहता है। और पॉसिबिलिज्म ये बोलता है कि नेचर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है,
तो अभी मैन ने इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है कि हमने नेचर को कंट्रोल करना या नेचर के कंट्रोल को तोड़ना सीख लिया है। जैसे जनरली कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हम अंटार्कटिका है, इतना आइसोलेटेड आइलैंड है, वी कैन नॉट गो, वी कैन नॉट लिव, बट हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि ना सिर्फ हम सदर्न ओशन को पार करके अंटार्कटिका में जा रहे हैं, बट वहाँ पे हम इस तरीके घर बना के रह रहे हैं जहाँ पे बाहर टेम्परेचर शायद -30 डिग्री होगा, बट अंदर टेम्परेचर उसमें 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है, एंड हम वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिज्म है। डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं तो नहीं होता। डिटर्मिनिज्म बोलता भाई जो नेचर ने बोला है वही अपर हैंड है नेचर का। तो ये डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म होता है सिंपल भाषा में, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे कॉन्सेप्ट दो, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का क्रिटिकली एनालाइज करो, रीजनल कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, नियो डिटर्मिनिज्म क्या है। नियो डिटर्मिनिज्म ही हमारा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म होता है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, जो हम इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी की बात करते हैं कि इकोनॉमी एंड इकोलॉजी दोनों हार्मोनी में चलनी चाहिए, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट बंद कर दो, आप कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, रोड बंद कर दो, you stop coastal area development also. What we are saying is you do in the harmony of the nature के साथ में मिलके करो, तो वो हमारा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म होता है। अगेन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नियो एनवायरमेंटलिज्म, देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंटलिज्म एज ए पैराडाइम ऑफ दिस स्टडीज। क्या पूछा है? एनवायरमेंटलिज्म क्या हुआ मेरा? डिटर्मिनिज्म इज माई एनवायरमेंटलिज्म की एनवायरमेंट का अपर हैंड है। तो अभी आजकल क्या हो रहा है विद वी आर सेइंग इको टूरिज्म को ओपन करो, हमारा ग्रीन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। सो ऑल दीज आर रिजर्वेशंस ऑफ द एनवायरमेंटलिज्म। तो ये हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको बहुत, अभी आपने ना ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आपका बायो एंड एनवायरमेंट बचा है जो मैं आपको पहले करवाना चाह रही थी, बट मुझे लगता है कि हमको पहले ये पर्सपेक्टिव करना चाहिए। सो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज ओवर द टाइम। तो अभी आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे लगेंगे जैसे आपको डिटर्मिनिज्म या पॉसिबिलिज्म के अंदर भी बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे याद में आएंगे। तो इसका जो चैप्टर है ना, इसका यूज़ आपको बाकी सारे चैप्टर्स में फुल दबा के मचा के आपको इसका यूज़ करना है। आपको एग्जाम्पल्स कोट करने, जहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, और हाउ वी आर सेइंग कि डिटर्मिनिज्म से पॉसिबिलिज्म की तरफ मूव करो, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है। अब मैं बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ लिखना है। आपको समझ, इतना इजीली समझेंगे इसको कि आपको खुद ही लगेगा कि अच्छा ये एग्जाम्पल मैं यहाँ से पुट कर दूँ, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ से पुट कर दूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, इस जियोग्राफर को मैं यहाँ पे कोट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आई विल बी टेलिंग यू। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ना नोट्स बनाते रहना। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पे था कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, इसका सब्जेक्ट के डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क है, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल रेवोल्यूशन क्या होते हैं, आप क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से क्या समझते हो, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन मॉडर्न ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बताओ। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड मॉडल बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं एम्पेरिकल बेसिस फॉर द ज्योग्राफिकल रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका क्या प्रोसेस था, इसकी मेरिट एंड डीमेरिट क्या है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को क्रिटिकली एनालाइज करो, जो कि आपके मॉडल्स एंड मॉडलिंग ऑफ द मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशंस के बारे में बताता है। तो जो हम एग्रीकल्चर मॉडल या हम इंडस्ट्रियल मॉडल पढ़ते हैं, तो उनका वो एक एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का। तो उन सब के बारे में क्रिटिकली एनालाइज करो। देन द रेडिकल अप्रोच, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेडिकल थी, ज्योग्राफी को बिल्कुल रेडिकलाइज कर दिया था इन्होंने। तो रेडिकल अप्रोच क्या थी, क्या ज्योग्राफर का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन था रेडिकल ज्योग्राफी के अंदर। सिमिलरली फिर बिहेवियरल अप्रोच के बारे में पढ़ी थी हमने कि जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, वो क्या था। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है। इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी वाज ड्यू टू डिसइल्यूजनमेंट विद एक्सियोम ऑन द मॉडल्स वर बेस्ड ऑन द एक्सियोम्स वर फार रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। भूल जाओ, मत पढ़ो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता दूंगी जब बिहेवियरल पढ़ेंगे। आई एक्सप्लेन इट टू यू। राइट शॉर्ट नोट, बिहेवियरल ज्योग्राफी पे शॉर्ट नोट लिखो। मेंटल मैप पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। बिहेवियरल ज्योग्राफी की क्या डिफरेंट अप्रोच थी, टाइम ज्योग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट था। फिर वेलफेयर अप्रोच लेके आए थे हम जो ज्योग्राफी हमने शुरू करी थी फिजिकल ज्योग्राफी से, फिर हम आए ह्यूमन ज्योग्राफी पे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी पे पहले बस हम यही
डिबेट करते रहते थे कि एनवायरनमेंट नेचर ऊपर है या फिर ह्यूमन ऊपर है। फिर हमने बोला कि आप एक छोटे रीजन की स्पेसिफिक यूनिक फीचर्ड के रीजन को आप रीजनल सिंथेसिस करना चाहते हो या आप सारे यूनिवर्सल लॉस लगाना चाहते हो, विच मीन्स यू वांट टू स्टडी अ वन वेरी यूनिक फीचर ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड और यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड स्टडी ऑन हाउ दीज फीचर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द ईयर। तो इसके बारे में हमारा डिबेट चलता था। फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए, हमने कल्चरल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट लेके आए, हम यहाँ पे इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। फिर हमारा रेडिकल अप्रोच आया, हमारा बिहेवियरल अप्रोच आया, और उसी वक्त पे यूएसए और वियतनाम का वॉर चल रहा था, तब ये वेलफेयर अप्रोच आया। बिकॉज उस टाइम पे यूएसए में जियोग्राफर्स को लग रहा था कि दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनफ, वट एवर दे आर स्टडिंग उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा है। तो वहाँ पे फिर वो हमारा वेलफेयर अप्रोच लेके आए थे। प्रेजेंट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेडिकल एंड वेलफेयर अप्रोच पे एक्सप्लेनेटरी नोट लिखो। वेलफेयर फेस ऑफ ज्योग्राफी मेक इट एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। वेलफेयर ज्योग्राफी जो है वो स्पेशल इनइक्वालिटी या टेरिटोरियल इनइक्वालिटी पे एम्फेसाइज करती है, एक टेरिटोरियल जस्टिस पे एम्फेसाइज करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में लिखो। फिर ये पैराडाइम के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और पैराडाइम काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगता है। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम होता है कि आपको थॉट प्रोसेस का चेंज होना, शिफ्टिंग होना। जैसे मैंने आपको बोला कि हम पहले माले से 10वें माले पे आ गए, तो हमने क्या करा, हम पहले माले से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तो ये इवोल्यूशन हुआ है। तो ये हमारा पैराडाइम शिफ्ट है कि हमारी एक पर्टिकुलर जो थॉट लाइन चल रही थी, इट इज शिफ्टेड इनटू सम अनदर थॉट लाइन, तो वो होता है। तो डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ मेजर पैराडाइम शिफ्ट, जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से हमारा वेलफेयर टू बिहेवियरल टू रेडिकल, इस तरीके से हमारा जियोग्राफी का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये इवोल्यूशन कहाँ हुआ है, कौन से मेजर चंक थे जब ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ था। इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म इन द पैराडाइम शिफ्ट इन द जियोग्राफी, अनदर पॉजिटिविज्म पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, but it's a very interesting topic. There is a renovation of the environmentalism as a paradigm in the geography concept. हाँ बताओ, discuss the contemporary paradigm of the geography. Geography is contested and multi-paradigmatic discipline. एक ही नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें बहुत सारे पैराडाइम्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट स्टेप्स इसमें वर्क कर रहे हैं। इन सब के बारे में बताओ। कल्चरल रीजन के बारे में बताया गया है। नाउ ये कल्चरल रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, आई एम लिविंग इट हियर, बट इसको जब हम जो क्वेश्चन जो टॉपिक करेंगे उसके साथ में कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके, तो कमिंग टू अवर टॉपिक विच इज़ अवर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी। देखो ये नाम है, अभी लग रहा होगा कि क्या हो गया, ये कहाँ से आई है, बट एंशिएंट टाइम के अंदर, उसके बाद में एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में, क्लासिक पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर कौन कौन से जियोग्राफर थे, आप बस इनका नाम एक बार याद कर लो। अब नहीं सारे नाम नहीं याद करने, नहीं, इतना मैं आपको टॉर्चर नहीं करूँगी कि आपको मैं बोलूँ कि सारे नाम याद करो। इंपॉर्टेंट नाम इसमें आएंगे, बट आप क्या करो, इसको आप एक छोटी सी शीट में बना के या इसका प्रिंट लेके, जैसे भी आपको फिजिबल लगे, आप इसको दीवार पे चिपका लो। आई नो मैं आपको बोलती हूँ बहुत सारी चीज़ें कि आप दीवार पे चिपका लो, ऐसे आपकी पूरी पता नहीं सडनली खांसी हो रही है, ऐसे आपको लगेगा कि मैं आपको सारी चीज़ें आपकी दीवार फिलअप करवा दूंगी। कोई बात नहीं, दीवार पे पेंट कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट द पॉइंट ऑफ मी सेइंग इसके ये हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहेगा ना। तो आप सप्ताह में अगर 2 बार भी इस पर नज़र डाल लोगे, इसको एक बार पढ़ लोगे, तो इमेजिन किए आपको कितनी बार रिवाइज हो जाएगा एग्जाम आने से पहले। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको लिख के चिपका लो। तो आई थिंक आई शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक, आई विल बी बैक बट यू स्टे हियर। तो ओके, वापस रीस्टार्ट करते हैं। आई टुक अ ब्रेक, इट वॉजेंट अ ब्रेक फॉर यू, राइट। तो अभी थोड़ा सा ना नेम से फेमिलियराइज हो जाओ। जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ज्योग्राफी में जो हुआ था, किस तरीके से हुआ है। देखो इसमें 2 वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, एक तो होगा कोरोलॉजी और एक होगा क्रोनोलॉजी। कोरोलॉजी रिलेट करता है स्पेस से, स्पेशियल हमारा कैसे लोकेशन जैसे हो गया है कि आपका घर यहाँ पे है, मेरा घर वहाँ पे, दैट इज़ अ लोकेशन।
क्रोनोलॉजी जिसमें नो आ जाता है, क्रोनोलॉजी वो डिपेंड करता है टाइम से, वो होता है हिस्टोरिक डेवलपमेंट या इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे मैं बोलती हूँ कि आई वॉज बोर्न इन दिस ईयर, फिर मैं पहले साल में यहाँ पे स्कूल गई, मैंने 8th इस क्लास में करी, मैंने 10th इस ईयर में करी, मैंने 12th इस ईयर में करी, तो ये मेरा क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है। और मेरा कोरोलॉजिकल क्या हो जाएगा कि पहले मैं इस लोकेशन में रहती थी, फिर मैं पढ़ाई के लिए यहाँ शिफ्ट हुई, फिर मैं जॉब के लिए यहाँ शिफ्ट हुई, फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई। सो दैट इज़ माई कोरोलॉजिकल डेवलपमेंट। कोरोलॉजिकल यू कैन से कि मेरा स्पेशल एनालिसिस क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ें बार बार सुनने को मिलेगी, कोरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी। कोरोलॉजी बोलती है दिमाग में क्या आना है, स्पेस, लोकेशन। क्रोनोलॉजी बोलती है दिमाग में क्या आना है, टाइम, राइट। तो थोड़ा सा ना बस फेमिलराइज हो जाओ, ये बाकी सारे इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी है उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एंशिएंट पीरियड था उसमें हमारे जो ग्रीक फिलोसोफर थे उसमें आते थे, हमारे इम्पॉर्टेंट वंस में हो गए होमर, थेल्स, एनेक्जेंडर्स, एनेक्जेमेंडर्स, हिकोटियस, हेरोडोटस, प्लूटो, एरिस्टोटल, स्ट्रैबो। देखो ये नाम आर a little tough for me, might be for some of you, but some of you might be fluent into saying Hecatius. I am not that fluent into saying Hecatius. These confuses me a little bit. तो हेकाटियस हो गया, हेरोडोटस हो गया, एरिस्टोटल, स्ट्रैबो, ये सारे ग्रीक फिलोसोफर थे, बट दे वर वेरी इन ओल्ड टाइम, जैसे एंशंट टाइम, जैसे हमारा स्टडीज़ का या साइंटिफिक इवोल्यूशन जो हमारा, जिसको हम साइंटिफिक रेनेसा बोलते हैं, जैसे वो स्टार्ट हुआ तब ये आया था। रोमन के अंदर टॉलमी थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा डार्क एज ऑफ यूरोप आया। जब डार्क एज ऑफ यूरोप आया तो हमारा ये वो पीरियड था जब किसी भी तरह की साइंटिफिक डिस्कवरी को बिल्कुल अगेंस्ट द गॉड मान लिया जाता था। तो वहाँ पे थियोलॉजी एंड डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफीज आई कि सब कुछ जो भी है वो नेचर या गॉड ही है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है। फिर धीरे धीरे मिडीवियल पीरियड आया। मिडीवियल पीरियड में जो हमारा ये मिडिल ईस्ट वाला एरा है ना, जहाँ पे अरब वाला हमारा एरा है, वो बहुत एडवांस था। अल मसूदी हो गया, अल बरूनी हो गया, इब्न सीना हो गया, इब्न खल्दून हो गया, इब्न बतूता हो गया है, अल बल्खी हो गया है, बाल्खी हो गया। ये सारे आपने नाम डेफिनेटली एंशिएंट एंड मिडीवियल के अंदर पढ़े होंगे कि इतने सारे ये एक्सप्लोरर थे, इंडिया में आते थे, यहाँ पे हमारे जो किंगडम्स थे उनके साथ में रहते थे, इंडिया के बारे में स्टडी करते थे। यू मस्ट हैव डेफिनेटली स्टडीड, बट इनका कंट्रीब्यूशन जियोग्राफी के अंदर भी है। देन हमारा आया एज ऑफ एक्सप्लोरेशन विच इज़ द पीरियड ऑफ द रेनेसा, जिसने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को कि हमने अभी तक जो हमने डिटर्मिनिस्टिक पढ़ रहे थे वो था कि नेचर का इम्पैक्ट मैन पे क्या है, बट नाउ वी स्टार्टेड स्टडिंग और कंसिडरिंग मैन एज एन एडवांस पार्ट। और हमने ये स्टडी करना स्टार्ट करा कि मैन जो इतना एडवांस हो गया है ये नेचर को कैसे कंट्रोल कर रहा है। सिंपल एग्जांपल, लैंडस्लाइड हो रहा है, हमने क्या करा, हम यहाँ पे लैंडस्लाइड को बाइंड कर देते हैं, हम यहाँ पे कुछ तार वगैरह लगा देते हैं, वॉल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कंक्रीट डाल रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंट्रोलिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ द नेचर की, उसको हम स्लाइड नहीं होने दे रहे हैं। सिंपल एग्जाम्पल है। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में हमारे कोलंबस हो गए, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, कोपरनिकस, गैलीलियो, ये सब आए थे जो एक्सप्लोरेशन के लिए जाते थे और जिन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज या वुड से कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करा था। देन कम्स अवर क्लासिक पीरियड जिसके अंदर वेरेनियस एंड इमैनुअल केंट थे, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि क्या था ये। देन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अलेक्जेंडर हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर थे। हम्बोल्ट एंड रिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के बड़े फेवरेट हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में थे। क्लासिकल पीरियड में वेरेनियस एंड इमैनुअल कांट थे। फिर हमारा मॉडर्न पीरियड आता है। मॉडर्न पीरियड हमारा रिटर और हम्बोल्ट अनफॉर्चुनेटली दोनों एक दूसरे के राइवल थे, बट दोनों का अराउंड 1859 के आसपास में डेथ हो गया, तो ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। तो आगे जब जो डेवलपमेंट हुआ वो हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट कहलाया जाता है। मॉडर्न डेवलपमेंट को हम 5 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला फेज़ हमारा आता है 1859 टू 19th सेंचुरी तक। इसमें 2 स्कूल बहुत पॉपुलराइज हुई थी, जर्मन एंड फ्रेंच स्कूल। जर्मन स्कूल में हमारे थे ऑस्कर पैशल, रिचथॉफन, फेडरिक रेडजल, एल्फ्रेड हैटनर, ऑटो सटलर, ये हैं। अब देखो इनमें से नाम आपको प्रोबेबली काफ़ी आप हो सकता है कि अगर आपने पहले भी करी तो आपको ये नाम पहले से पढ़े होंगे, आपको थोड़े बहुत याद होंगे, बट फ्यू ऑफ यू मे बी फर्स्ट टाइमर जो ये सब नाम सुन रहे हैं। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये सारे नाम याद हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, इनका रिपीटेशन होगा, सो विल ऑटोमेटिकली लर्न। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यू नीड टू रिवाइज इट ऑल्सो, सो यू विल लर्न, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रेंच स्कूल के अंदर कॉमेट डी बफन थे, फिलिप बुशाचे थे, फेडरिक लेप्ले थे, विडाल ला ब्लाश थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम आएंगे, पर ये
इंपॉर्टेंट नेम्स है जिन्होंने फ्रेंच स्कूल के अंदर ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन इनका काफ़ी बड़ा था। फेज़ 2 में ब्रिटिश जो हमारा एरिया था वहाँ पे जियोग्राफिकल थॉट्स का काफ़ी प्रचलन हुआ था, वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से वाइड स्प्रेड हुई थी। तो वहाँ पे मैकेंडिर हो गए हैं, जॉर्ज चिसहॉल्म हो गए, पैट्रिक गैडिस हो गए थे, स्टाम्प हो गए, इन सब ने, बट इसमें मैकेंडिर जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे। फिर फेज़ 3 जो है वो अमेरिका में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ था। उस वक्त पे जीके गिलबर्ट हो गया, WM डेविस जिन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन दिया, मार्क जेफरसन हो गया है, एल्सवर्थ हर्टिंगटन हो गया, एलन जॉर्ज सैम्पल हो गया है, कार्ल सॉर हो गया जिन्होंने कल्चरल जियोमॉर्फोलॉजी दिया था। सैम्पल वाज एन अडंट बिलीवर ऑफ द डिटर्मिनिज्म। शी सेड कि डिटर्मिनिज्म ही जो है, मैन इज अ डस्ट ऑफ द अर्थ। विटलेजी हो गया है, हार्टस्टोन एंड शॉफर हो गया है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफर। तो पार्ट फेज 3 के अंदर अमेरिकन स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, इवोल्यूशन एंड इनफैक्ट स्टैब्लिशिंग जियोग्राफी एज अ पार्ट। स्टैब्लिशिंग जियोग्राफी आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। वहाँ पे अमेरिकन स्कूल का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा आता है। देन रशिया के अंदर भी वी हैव सम सेमाउन, दीज नेम्स आर वेरी वेरी टफ टू प्रोनाउंस क्योंकि इनका लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है, बट रशियन स्कूल के बारे में जनरली हमसे पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट वी विल डेफिनेटली स्टडी अबाउट इट कि हम इसको ले नहीं सकते, बट रशिया के बारे में अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है। ओके, देन अब हमारा फेज 4 स्टार्ट होता है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर मॉडल्स एंड थ्योरीज ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया था। फिर हमारा फेज 6 आता है जो 1972 से लेट 1980 तक चला था। इसके अंदर रेडिकलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, इन सब के बारे में हमारी धीरे धीरे, मतलब मैंने आपको बताया ना जैसे कि ये वो एरा था जब जैसे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया ना, तो जितने मॉडल्स एंड थ्योरीज आने लग गए तो एक तरह का एंगर आप बोल लो या एक तरह का ओपोजिशन आने लग गया था कि यार मॉडल्स एंड थ्योरीज का ह्यूमन की लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। देन यू हैव टू शो दैट। तो उसके बाद में धीरे धीरे ये क्या है, ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि अब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो हम रेडिकलिज्म, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरलिज्म, वी स्टार्टेड कनेक्टिंग ज्योग्राफी मोर विद द सोशल साइंसेज से हटके हम सोशल साइंसेज पे आ रहे थे। देन फेज 7 जो 1980 से 1919 तक चला था, इसके अंदर फिर वही हमारा जैसे वियतनाम वॉर आया, हमारा नए नए थॉट प्रोसेसेस या आई वुड से कि ह्यूमन थॉट का डेवलपमेंट, ह्यूमन एटीट्यूड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से वेलफेयर अप्रोच, फेमिनिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हुई थी। एंड देन अभी हमारा एनवायरमेंटलिज्म चल रहा है, अभी से कि इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट को साथ साथ लेके चलो, तो दैट आवर कम्स इनटू द फेज अनदर। तो ज्योग्राफी का मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ज्योग्राफी एकदम सेंटर के अंदर है और इससे बाकी जितनी भी हमारी ज्योग्राफीज, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इससे कनेक्टेड हैं। तो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी वेरी यूनिक एंड अ वेरी स्पेसिफिक पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ साइंस एंड इन द सिस्टम ऑफ सोशल साइंस ऑल्सो। साइंस में कैसे हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ नेचर पढ़ते हैं हम, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि दो प्लेट आपस में टकरा रही है तो उसके बीच उसमें क्या हो रहा है, दैट्स अ साइंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो डेंसर प्लेट है इट विल गो इनटू द सबडक्शन। तो दिस इज नॉट ह्यूमैनिटीज, दिस इज नॉट सोशल साइंस, दिस इज प्योर साइंस। बट देन वी टॉक अबाउट कि इससे जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या इससे जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है उसका ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट है। आपके यहाँ पे फ्लड प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी, विच मीन्स कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, विच मीन्स कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज डेवलप होगी। जैसे नाइल रिवर पे सिविलाइजेशन देख लो या इंडस रिवर पे सिविलाइजेशन देख लो, सिविलाइजेशन का पहला डेवलपमेंट वहीं पे हुआ था। तो दैट इज हाउ वी आर लिंकिंग कि वहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे फ्लड प्लेन एरिया थे, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी, उस वक्त पे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ था, वी जस्ट स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द एग्रीकल्चर। और हमें एक ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, जहाँ पे नेचर क्लाइमेट काफ़ी स्मूथ हो। एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ये सारी ह्यूमैनिटीज़ डेवलप नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वी स्टार्टेड लिंकिंग विद नेचर, और आई विल से कि हाउ दिस साइंस इज़ बिल्डिंग विद दी ह्यूमैनिटीज़। तो ये हुआ था, बट ये इसको होने में बहुत टाइम लगा था। ये जो दो डिसिप्लिन थे, फिजिकल जियोग्राफी कंप्लीटली टॉक्स अबाउट द नेचर एंड एग्जैक्ट साइंस इन दी वेब ऑफ द डेटा साइंस, एंड ह्यूमन जियोग्राफी जो है ये सोशल साइंसेज से लिंक करती है कि भाई ह्यूमन के बारे में बात करो, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट। सो अभी हम सिर्फ ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा नहीं दूंगी मैं आपको, हम सिर्फ बातचीत करेंगे कि क्या होता क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या नेचर है, क्या अप्रोच है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी थोड़ी देर मेरी बात ना आराम से सुनते जाना।
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि यार हम डिफाइन किसको करें। जैसे आप कुछ भी बोलते हो कि आपका नाम है तो लोग पूछते हैं आपके नाम का मतलब क्या है। तो जब ज्योग्राफी से पूछा गया कि ज्योग्राफी क्या है, किस चीज़ को बोल रहे हो आप ज्योग्राफी, तो 1959 के अंदर हार्टस्टोन जो थे इनका एक बुक आया था, उसका नाम था पर्सपेक्टिव ऑन दी नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ऑफ ह्यूमन नेचर ऑफ जियोग्राफी। इसको प्लीज़ ना नोट डाउन करते जाना आप साथ साथ में, ठीक है। ओके, फाइन फाइन फाइन, वी आर बैक। सो इन्होंने क्या बोला, लिख लो इसको जो मैं बोल रही हूँ कि जियोग्राफी इज कंसर्न्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट, हमको चाहिए क्या, एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। वापस बोल रही हूँ मैं, जियोग्राफी इज कंसर्न्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली, रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, किसका, ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ का, अर्थ की सरफेस का, विच मीन्स, ठीक है। तो ये हार्टस्टोन ने बोला था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पे एक्यूरेट मतलब पहाड़ है तो पहाड़ बताओ, नदी है तो नदी बताओ, ऑर्डरली विच मीन्स कि जैसे डेविस ने बताया था हमको कि पूरा साइकिल ऑफ इरोजन चलता है, तो वो क्या था, एक ऑर्डरली था। एंड देयर इज अ रेशनल डिस्क्रिप्शन यू हैव, जैसे हम आइसोस्टेसिस पढ़ते हैं, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स पढ़ते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो देयर इज अ रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। सो साइंस इज कमिंग इन टू दैट फॉर वॉट, टू डिफाइन और टू एक्सप्लेन द वेरिएबल कैरेक्टर्स, अर्थ की सरफेस पे जो हमको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो फीचर्स दिखाई देते हैं उनके लिए। सो दैट इज़ व्हाट माय ज्योग्राफी इज़। तो ज्योग्राफी बड़ी इंटीग्रेटिव साइंस है, आपको इसमें डबल नेचर मिलता है। एक तरफ हमको इसमें फिजिकल ज्योग्राफी मिलती है, ठीक है, एट वन साइड वी हैव अवर फिजिकल ज्योग्राफी जिसके बारे में हम सिर्फ क्रिएशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस, द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, द माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारा डाइकोटोमी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ माई ह्यूमन ज्योग्राफी, विच इज़ लाइक कि क्रिएशन ऑफ मैन ऑन दी सर्फेस, कि हम अभी फिजिकल के अंदर हम अर्थ को नेचर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ह्यूमन के अंदर हम अर्थ को मेन के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि फॉर मेन व्हाट आर द रिसोर्सेज व्हाट वी कैन यूज़, हाउ द नेचर इज इम्पैक्टिंग अस, हाउ द माउंटेन इज हियर इज इम्पैक्टिंग अस। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन के अंदर पढ़ते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, जैसे ब्रिटेन है इसके अंदर इसको सोशल ज्योग्राफी के नाम से पढ़ा गया था। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहाँ पे कार्लोस और थे इसको कल्चरल ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ा गया था। तो देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट नेम्स दे वी गिव, बट इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो ये ज्योग्राफी का एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम स्पेशल डिफ्रेंसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे ऑर्गेनाइज हो रही हैं, यहाँ पे मुझे सेटलमेंट स्कैटर क्यों दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सेटलमेंट लीनियर क्यों दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे पॉन्ड या रिवर है वहाँ पे मुझे सर्कुलर सेटलमेंट क्यों दिखाई दे रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो एक बीच में छोटा सा पॉइंट आता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन इकोलॉजी क्या है। आई होप यू आर नोटिंग एंड यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली हियर, इसको ध्यान से सुनते जाना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था। जैसे सोशल डार्विज्म आया था, जब डार्विन आए थे तो डार्विन ने जब अपना थ्योरी दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि डार्विन का ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ डार्विन ऑन ज्योग्राफी पे क्या था। तो डार्विन का क्या कॉन्सेप्ट था, डार्विन ने क्या दिया था, डार्विन ने इवोल्यूशन की बात करी थी। डार्विन ने बोला था कि हम जिसको बोलते हैं ना कि प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, या फिर कि दिस क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला बात हो गया था, इवोल्यूशन की बात हो गई। तो ये इन्होंने बात करी थी। तो हमने क्या करा, अब जियोग्राफी में भी देखोगे ना तो यू विल सी इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, सिंस अभी हमने जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है तो मैं उसी में से एग्जांपल लूँगी आपको, ताकि आपका बहुत जल्दी लिंक हो जाए। और मेजर यही टॉपिक होता है हमारा, अर्थ को फिजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्लाइमेटोलॉजी होता है, वो चीज़ आप समझ चुके हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे साइकिल ऑफ इरोजन था, तो साइकिल ऑफ इरोजन जो हमारा WM डेविस थे ना, डेविस तो डार्विन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे।
डार्विन ने जब इवोल्यूशन दिया था, मैंने आपको डार्विन का थ्योरी भी बताया था, तो डार्विन का ने जो इवोल्यूशन दिया, इन्होंने एक स्पीशी के इवोल्यूशन की बात करी थी कि कोई भी एक एनिमल या प्लांट है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे अडॉप्ट हो रहा है। यही चीज़ पे बिल्ड करके एमएस डेविस ने मुझे साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। साइकिल ऑफ इरोजन में हम बात करते हैं यंग है, मेच्योर है, ओल्ड है। मुझे एक बात बताओ, इज इट नॉट रिलेटेड टू द ह्यूमन? हम नहीं बोलते कि यंग हो गया, मेच्योर हो गया, ओल्ड हो गया है। फिर डार्विन का ये जो कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन का, ये यहाँ तक नहीं रहा, इसको बहुत लोगों ने अडॉप्ट करा था, बट इवोल्यूशन वॉज नॉट द वर्ड विच वॉज गिवन बाय द डार्विन। डार्विन से पहले एक हमारे एक साइंटिस्ट है, वुड इवन से हिम कि आई थिंक वो बायोलॉजी के अंदर ही थे, उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने 19th सेंचुरी के अंदर इवोल्यूशन के वर्ड को बहुत पॉपुलराइज करा था। उसके बाद में थोड़ा डार्क एजेस आ गया था, तो उसके बाद में वो इतना हुआ नहीं, बट दिस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। और डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो डार्विन का कॉन्सेप्ट, चाहे वो एडम स्मिथ हो, कार्ल मार्क्स हो, इन सबको इम्पैक्ट करा था। और उन सब ने बात करी थी कि किस तरीके से ये जो इवोल्यूशन है, दिस इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन टू द नेचर और द प्लांट, दिस इज़ अ सोशल चेंज। This evolution is happening into the community. This evolution is happening into the human life. I'm not talking about human का evolution हुआ है, मैं particularly cultural, social aspect की बात कर रही हूँ। तो डार्विन का जो फिर हमने क्या करा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, डार्विन के कॉन्सेप्ट को हम ज्योग्राफी में लेके आए थे। जब हम ज्योग्राफी के अंदर लेके आए थे, तो डार्विन के इस कॉन्सेप्ट को हमने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे दिया था। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने क्या करा, जो इनका इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन को हमने दो चीज़ों में डाल दिया था कि एक तो टेम्पोरल फ्रेमवर्क, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे टेम्पोरल फ्रेमवर्क के साथ कैसे आता है, और उसके साथ में हमको विजिबल स्पेशियली चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब मुझे दिख रहा है, आंखों के सामने विजिबल चेंज हो रहा है, बट दैट इज हैपनिंग इनटू अ टेम्पोरल फ्रेमवर्क। स्लोली आज हुआ, फिर स्टेप बाय दूसरा हुआ, एंड दीज चेंजेस आर विजिबल टू मी, सो दैट इज स्पेशली विजिबल एंड हैपनिंग इनटू द टेम्पोरल फ्रेमवर्क में हो रहा है। ठीक है, तो डार्विन का जब दी ओरिजिन आया था बुक, तो इसमें इन्होंने एक चीज़ लिखा था, दी प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन दी स्ट्रगल ऑफ लाइफ। आर यू राइटिंग दिस? क्या ये चीज़ इन्होंने लिखी थी? ये ऐसे कोटेशन है ना, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, द ओरिजिन। तो इसके बाद में थोड़ा जियोग्राफी के अंदर हम बायोलॉजिकल ओरिजिन लेके आ गए। जैसे रिटर ने बात करी थी कि डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजी होता है, जियोग्राफिकल थॉट के डिफरेंट ब्रांचेस इसमें आना स्टार्ट हो गई थी। तो अगर हम पूरा एनालिसिस करें, अगर हम इम्पैक्ट ऑफ डार्विन का जो इवोल्यूशन था उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम इसमें लेके आना, तो ये जो डार्विन का था ना, इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट में दिया था। इन्होंने 4 बोला था कि हम 4 थीम में डार्विन के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद में स्टॉडार्ट थे, इन्होंने 4 थीम के अंदर इसकी स्टडी करी कि हम लेट्स डिवाइड डार्विन्स कॉन्सेप्ट इनटू 4 थीम्स एंड सी व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द जियोग्राफी। तो पहला था द आइडिया ऑफ चेंज थ्रू टाइम। तो इसमें क्या हुआ था, देखो टाइम एंड इवोल्यूशन की बात है, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड कि टाइम के साथ में इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। अब जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको उसी से कोरिलेट करवाऊंगी। एक तो लेयल पर्सन थे, LYELLL थे, इन्होंने डार्विन ने जब दिया था, तो उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो इनकी एक बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी करके, तो इन्होंने फिजिकल जियोग्राफी से बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट करा था। और इन्होंने बोला था, इन्होंने एक ऐसा पैराडाइम में आए थे जब इन्होंने एज ऑफ अर्थ के बारे में, एज ऑफ अर्थ की मैं किसकी बात करें, हम टाइम की बात करें, तो इसमें इन्होंने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को स्टडी करा था। तो इन्होंने फिजिकल जियोग्राफी लेटर 19th सेंचुरी के जब आया, तब हटन से लेके लेयल तक सब लोगों ने लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन थ्रू द टाइम कैसे हो रहा है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी करी थी। इवन डार्विन ने भी तो करा है ना। डार्विन ने क्या करा था, कोरल रीफ में, याद है हमने क्या देखा था, इन्होंने क्या बोला था कि मेरा फ्रिंजिंग से, बैरियर से अटोल बन रहा है, यही बोला था। इन्होंने इवोल्यूशन की बात करी थी कि ग्रेजुअल सब्सिडेंस हो रहा है, और उसके साथ ही फ्रिंजिंग रीफ से, बैरियर रीफ से अटोल बन रहा है, थ्रू द साइकिल धीरे धीरे बन रहा है। और उसके बाद में ये जो साइक्लिक आइडिया था, ये किसने लिया था, ये लिया था हमारे विलियम मॉरिस डेविस ने। याद आ रहा है, विलियम मॉरिस डेविस ने साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। तो उसमें डेविस ने क्या बात बोली थी,
यूथ है, मेच्योर है, ओल्ड है, इसके साथ में डिफरेंट फीचर्स बन रहे हैं। तो ये जो इन्होंने बताया था, बर्थ, यूथ, एडोलेसेंस, मेच्योरिटी, ओल्ड एज, सेकंड चाइल्डहुड, ओल्ड एज, डिफरेंट फीचर्स जो बन रहे हैं, ये इन्होंने पूरा एनालॉजी दिया था ऑर्गेनिज्म के साथ में, एंड विद ऑल्सो विद द इवोल्यूशन ऑफ द टाइम। तो ये फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी को बिल्कुल चेंज कर दिया था। उसके बाद में चाहे पेंक का थ्योरी ले लो या बाकी थ्योरीज ले लो, ये बिल्कुल चेंज हो गया था। तो डेविस ने भी जब बात करी थी तो इन्होंने ट्रायो दिया था, है ना। ट्रायो में इन्होंने क्या बात बोली थी, इन्होंने बात करी थी स्ट्रक्चर की, इन्होंने बात करी थी प्रोसेस की, और इन्होंने बात करी थी टाइम की। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, याद करो ये चीज़ मैंने आपको तब भी बोला था, इसको रट लो। इसी पे पेंक ने बोला था कि टाइम कुछ नहीं होता, तो ये डेविस का था। तो ओवर द टाइम व्हाट हैपेंड कि जो डार्विन का प्रोसेस था, डार्विन ने बात करी थी कि इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है कि भाई आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आप अडॉप्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, सो देयर इज़ अ प्रोसेस। और वही चीज़ हमारे लिए हिस्ट्री बन गई थी। हम बात करते हैं पास्ट में लैंडफॉर्म ऐसा था, पास्ट में ये चीज़ हुई थी, पास्ट में ऐसा हुआ था, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चला है। सो व्हाट फॉर डार्विन वॉज अ प्रोसेस बिकेम फॉर डेविस एंड अदर्स अ हिस्ट्री। डार्विन का प्रोसेस बाकी लोगों के लिए हिस्ट्री बन गया था। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था विच वॉज दी ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, ठीक है। सेकंड दिया था ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी का दिया था। तो इसमें मेजर आइडिया क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी में क्या होता है कि हम बात करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ में कैसे इंटरैक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल फ्लावर है, बर्ड है, स्नेक है, ये ग्रास हो गई, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से फिजिकल एंड उनका जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने फिर आगे बात करी थी कि मैन और एनवायरनमेंट जो है वो आपस में कैसे लिंक कर रहा है। हमारा फिजिकल एंड हमारा सोशियो कल्चरल जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। तो बाद में एच बोरो करके आए थे, एक अमेरिकन जियोग्राफर थे एच बोरो। इन्होंने 1923 के अंदर जियोग्राफी को डिस्क्राइब करा था कि भाई जियोग्राफी जो है वो एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी है। ह्यूमन इकोलॉजी क्या हो गई यहाँ पे, सोच के बताओ। ह्यूमन का इंटरैक्शन कैसा है, व्हाट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन दी नेचुरल एनवायरनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटी ऑफ मैन। मैन की एक्टिविटी, हम कहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन करते हैं जहाँ पे हमको रिसोर्सेज मिलते हैं, है ना। हम फॉरेस्ट से प्रोडक्ट तोड़ के लाते हैं। हम जनरली कहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, रिवर के पास में। आप मतलब कहाँ जाते हो, यहीं जाते हो नेचर के पास ही। तो रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन था, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी की बात करी थी। तो धीरे धीरे जियोग्राफी को अगर हम एज अ डिसिप्लिन, अगर हम ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी से लेके बात करें तो हम अर्थ को 3 डिस्टिंक्टिव लेवल के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। ये 3 डिस्टिंक्टिव लेवल हमारे होते हैं। अर्थ के अंदर फिर हम और डिवाइड करते हैं रीजन, और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं स्टेट के अंदर। तो अर्थ, रीजन एंड स्टेट, मतलब हम इसको 3 डिस्टिंक्ट लेवल के अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो रिटर जो थे, रिटर भी इसी बिलीवर के थे। रिटर हम पढ़ेंगे, रिटर एंड हमबोल्ट। तो अभी थोड़ा बस ना सुनते जाओ। देखो जनरली डार्विन पे पूछा नहीं जाता है, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या लिंकेज है। तो रिटर जो थे ये भी इस चीज़ के बड़े बिलीवर थे कि अर्थ जैसे हमारी सोल हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, उसी तरीके से अर्थ के डिफरेंट पार्ट कनेक्टेड है और उनसे मेन कनेक्टेड हैं। तो हमबोल्ट और रिटर दोनों ने ऑर्गेनिक एनोलॉजी की बात करी थी, और ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी के लिए बोला था। उसके बाद में जो रेडजल थे, रेडजल ने तो इनफैक्ट रेडजल की डिसाइपल थी सैम्पल। तो रेडजल ने पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंदर भी लिंकेज लेके आ गए थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इसको देखो, इसको पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंदर हम बात भी करेंगे। रेडजल ने पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो किसी भी स्टेट की जियोग्राफी है वो उसके आसपास के रिलेशनशिप को, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो इनकी एक बुक आई थी पॉलिटिशियन जियोग्राफी, मतलब पॉलिटिकल जियोग्राफी को लेके एक बुक आया था। तो इसमें इन्होंने आउटलाइन करा था कि जो ऑर्गेनिक क्वालिटी ऑफ स्टेट होती है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस ऑन इट्स पार्ट। आप इंडिया का एग्जांपल ले लो ना,
हमारा स्टेट मतलब हमारे नेबरिंग स्टेट, हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके आसपास में रिलेशन कैसा है, हमारी ग्रोथ कैसी है। वी नीड हार्मनी बिटवीन आवर स्टेट्स। अगर हमारे स्टेट्स के बीच में हार्मनी नहीं होगी तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक क्वालिटी ऑफ एनी स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स पार्ट। तो ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी का। फिर थर्ड जो डार्विन का जो हमने थीम लिया था जियोग्राफी से लिंक करने के लिए, वो हमारा था सिलेक्शन एंड स्ट्रगल को लेके। यही बात करी थी, डार्विन ने भी यही बात करी थी कि सिलेक्शन एंड स्ट्रगल है। तो सिलेक्शन एंड स्ट्रगल के अंदर जब बात होना स्टार्ट हुआ था, इसको जब जियोग्राफी से लिंक करा गया, तो ये फिर बहुत ही इसमें डिटर्मिनिज्म की बात आ गई थी, कंप्लीटली डिटर्मिनिज्म पे आ गए थे। तो फिर चाहे रेडजल हो, चाहे रेडजल की डिसाइफल थी सैंपल, और सैंपल के साथ ही रेडजल का एक और डिसाइफल था जिसका नाम था डेमोलिन्स, ये सब बात कर रहे थे कि मैन इज़ अ डस्ट ऑफ नेचर। यहाँ पे सिर्फ रिजिड हार्मनी ऑफ, हम लोग सिर्फ इस चीज़ की बात करें कि नेचर का अपर हैंड रहता है। तो यहाँ पे था, तो डार्विन का जो आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन थ्रू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन ग्रिफ ऑल्सो, हटिंगटन ने भी यही बात बोली थी। टाइलर जो थे, ग्रिफिथ टाइलर, जिन्होंने स्टॉप एंड गो दिया था, इन्होंने बोला था कि इन्होंने एक्चुअली स्टडी करी थी कि किस तरीके से हमारी जो रेस है या हमारा पॉपुलेशन हो गया, स्टेट हो गया है, सिटीज़ हो गया है, किस तरीके से ये डायरेक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन से इम्पैक्ट हो रही है, नेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैन और उसके आसपास के एनवायरमेंट, आसपास के चीज़ों से। तो ये था रेडजल। इनफैक्ट रेडजल सैंपल इस सिलेक्शन एंड स्ट्रगल डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसके इतने अडरेंट बिलीवर थे कि रेडजल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था विच वॉज द 7 लॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेट। और ये जो है, ये बिल्कुल जिस तरीके से प्लांट या एनिमल उनके एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है, बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी स्टेट अपने जो अपना नेशन होता है वो अपना स्ट्रगल करता है अपनी टेरिटरी मोर कैप्चर करने के लिए। आप किसी भी कंट्री का स्ट्रगल की बात कर लो, आप चाहे रशिया का ले लो कि उसका कैसा कंट्रोल था ईस्टर्न यूरोप पे, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जर्मनी का एरिया, और ये सब वो बातें हैं। और ये सब हुआ था 1986, 1900 से पहले, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ भी नहीं था, तब भी इन्होंने बता दिया था कि कोई भी जो नेशन है वो क्लैश करता है, स्ट्रगल करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर कर सके। और क्यों करेगा? ताकि वो, उसका सिलेक्शन एंड स्ट्रगल प्रोसेस है, ताकि वो अपने को सर्वाइव करवा सके, इसलिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट था हमारा रेंडमनेस एंड चांस का। लेट मी शो, लिख देते हैं हम। फोर्थ पॉइंट था हमारा रैंडमनेस एंड चांस का। तो रैंडमनेस एंड चांस बड़ा था कि जैसे टाइम के साथ चेंज होता है, जैसे सोशल स्ट्रगल एंड सिलेक्शन होता है, वैसे धीरे धीरे इनका जो इंटरप्रिटेशन था वो थोड़ा डिटर्मिनिज्म की तरफ जाना स्टार्ट हो गया था। तो बाद में डार्विन ने भी इतना ज़्यादा, इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट एक नया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट नज़रिए से देखा था डार्विन ने, और उसके बाद उसी डिफरेंट नज़रिए को ज्योग्राफी के अंदर अडॉप्ट करा गया था। तो ये बस थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ देना चाह रही थी कि किस तरीके से जो हमारा डार्विन का कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर है, इवोल्यूशन के अंदर आया है। तो ये दिस इज़ नॉट वेरी मच लिंक्ड विद द टॉपिक, लेकिन आपको एक आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी कि क्या रहा है, कैसे हम लिंक कर रहे हैं, कैसे हम फिजिकल एंड सोशल साइंसेस को लिंक कर रहे हैं। बट अभी लिंकेज पूरा नहीं हुआ है, अभी हम बात शुरू कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या देखा था डार्विन को स्टार्ट करने से पहले कि हार्टशॉर्न जो था, इन्होंने अपनी जो बुक थी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसमें बोला था कि ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड टू प्रोवाइड क्या, एक्यूरेट, ऑर्डरली, रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ द अर्थ। तो हमने फिजिकल एंड ज्योग्राफी की बात करी थी। फिर हम आ गए थे एच बोरो पे, डार्विज्म की बात करी थी। तो हमने बात करी थी कि हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की, एक रिलेशनशिप को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं जो मैन और उसके बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ है। मतलब हम एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा है, जो सबसे बेस्ट फिट होगा वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा। होमो सेपियंस क्यों सर्वाइव करे, नीदरलैंड्स क्यों नहीं सर्वाइव करे? क्योंकि नीदरलैंड्स उसको सर्वाइव नहीं कर पाए, स्ट्रगल को अपना
फिटेस्ट टू सर्वाइवल नहीं थे। पर इज होमोसेपियंस हम क्या है, हम होमोसेपियंस है ना। दिस इज ए स्पीशी ऑफ द ह्यूमन, हमारी इकलौती स्पीशी नहीं है। आज से बहुत साल पहले जैसे बर्ड की डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, उसी तरीके से जैसे बिग कैट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, उसी तरीके से ह्यूमन की डिफरेंट स्पीशीज़ थी। बट बाकी सर्वाइव नहीं करी, हम होमोसेपियंस सर्वाइव कर गए क्योंकि हम फिटेस्ट टू सर्वाइवल थे। तो ये जो आइडिया ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी है कि प्लांट एंड एनिमल की तरह हम अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ना एक बड़ा मतलब जैसे मैं आपको कब से बोल रही हूँ, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट ऑल्सो, कि ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे हम एज ए स्टडी ऑफ मैन और उसने नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करा है खुद को। अभी एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देखना, आपको ये चीज़ें बड़ी रिलेवेंट लगेगी। तो एक मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन होता है, उस ह्यूमन ज्योग्राफी के डेफिनेशन में हम उसको ये भी बोलते हैं कि मैन एंड हिज एडजस्टमेंट टू हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे प्लीज़ एक तो थोड़ा जेंडर नहीं लेके आना कि मैन लिखा, वुमेन नहीं लिखा, हिज लिखा, हर नहीं लिखा। ये बस सिंपल स्टैंडर्ड कोटेशंस हैं। आप चाहे वुमेन लिख दो, चाहे मैन लिख दो, या ह्यूमन लिख दो, इज हिज हर लिख दो, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस ज्योग्राफी इज़ बियॉन्ड दीज जेंडर स्पेसिफिक थिंग्स, तो उसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेके आना अभी। तो जैसे कि काफ़ी सारे हमारे रेशियल या एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि पिग्मीज़ हैं हमारे, है ना, पिग्मीज़ ऑफ कॉन्गो हो गए हमारे, वो एक ऐसा एथनिक ग्रुप है जो बिल्कुल नेचर के हार्मनी में रहता है। बेडोविन्स हो गए, बेडोविन्स ऑफ सऊदी अरेबिया हो गए, ठीक है। जैसे हमारे इग्लूज़ हो गए हैं, इग्नूज़ जो हो गए वो कहाँ पे रहते हैं। अब ओरिजिनल्स हो गए, अब ओरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गए। ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ट्राइबल एरियाज़ है। इनफैक्ट आप नागाज़ को देख लो, हमारे नागाज़ जो नागा हिल्स के पास में रहते हैं, ये हेड हंटिंग करते हैं, और ये बिल्कुल लाइक इनमें अब ख़त्म हो गई है। अब ये ऐसी एक प्रैक्टिस थी जो अभी ख़त्म हो गई है, बट इनका एक अपना टेरिटोरियल डिमार्केशन करने के लिए ये जो हेड है इसको काट के इसको बिल्कुल अपने टेरिटोरियल उसमें एरियाज़ में लगा देते थे, ठीक है। तो इट बिकम्स द टेरिटोरियल डिमार्केशन। इसके अलावा ये वो एथनिक ग्रुप हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको अंडर यूज़ भी करते हैं, कभी कभी मे बी मिस यूज़ भी करते हैं। और हर एक सोसाइटी डिपेंड करता है कि उनकी कल्चरल स्टेज क्या है, कितना उनका कल्चरल डेवलपमेंट है, कितना उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट हुआ है। इन सब चीज़ों को लेके हम नेचर का यूज़, अंडर यूज़, मिस यूज़ ये सब करते हैं। जैसे ये पिग्मीज़ हो गए, बेडोविन्स हो गए, अब ओरिजिनल्स हो गए, नागाज़ हो गए, ये क्या है, ये कल्चरली और टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है। हम भी अभी एडवांस हुए ना, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी अब आई है। इससे पहले हम भी जंगलों में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे, हम भी पत्तों के कपड़े पहनते थे। तो ये सब प्रैक्टिस हमारी होती थी, विच इज़ अवर लाइफ स्टाइल इन दी क्या बोलते हैं, इन दी हारमोनी ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे कि गुजर्स एंड भाकरवाल्स हैं, है ना, जैसे कि गुजर्स एंड भाकरवाल्स हैं जो हायर हिमालयाज़ में शिवालिक में रहते हैं। वो क्या करते हैं, आपने डेफिनेटली ये चीज़ हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी, आपने शायद सुना भी होगा, नहीं तो भी मैं बता देती हूँ। गुजर्स एंड भाकरवाल्स हमारी ट्रांस ह्यूमन की ट्राइब्स, इनको हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स ट्राइब। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि विंटर एंड समर में ये अपनी लोकेशन टेम्पोररीली चेंज करते रहते हैं। जैसे जब विंटर आएगा, हार्श कंडीशंस होती हैं, तो ये प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर, और यहाँ पे इसके पास्चर लैंड में यहाँ पे ये अपना सर्वाइवल करते हैं। और जैसे ही समर आता है, विच मीन्स कि जो हायर हिमालय या शिवालिक में ऊपर बर्फ जो है वो मेल्ट हो गई है, तो ये फिर से समर्स में ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, विंटर्स में ये प्लेन एरियाज, पास्चरलैंड एरियाज के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग कि जैसे सीजन चेंज हुआ वैसे इनका हैबिटेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी कि इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके से वो फिजिकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे चाहे ग्रीक हो, रोमन हो, अरब स्कॉलर हो, एरिस्टोटल हो, डार्विन हो, उन सब ने बात करी थी। और ये सब क्या है, ये सब मेंस स्ट्रगल टू सर्वाइवल है, इजंट इट मेंस स्ट्रगल टू सर्वाइवल। अब किसी भी एरिया में देख लो ना, जैसे इग्लूज रहते हैं, या फिर आप मेघालय में कहीं पे जाओगे ना, तो आपको जनरली इस तरीके से बांस के टुकड़ों में ऊपर की तरफ घर बना हुआ मिलेगा। द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे इतना मडी वाटर रहता है, सो दे जस्ट मेक होम अकॉर्डिंगली। ये चीज़ हमने लास्ट वाले में भी पढ़ी थी जब हम कोस्टल जोन प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। तो
अपार्ट फ्रॉम मटेरियल गेन हमारा कितना है, हमारा कल्चरल अचीवमेंट कितना हुआ है, हमारा फूड क्या है, क्लोथिंग कैसे पहन रहे हैं, हम कैसे घर में रह रहे हैं, क्या हम एक झोंपड़ी में रह रहे हैं या फिर हम एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, किस तरह के टूल हैं, क्या अभी भी हम वही तीर कमान यूज़ कर रहे हैं या फिर तोप या फिर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, क्या हमारे कस्टम्स हैं। आप देखो समय के साथ में कस्टम्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आप रूरल एरिया टू अर्बन एरिया में आते हो, आप देखोगे कि बहुत कस्टम्स चेंज हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अर्बन एरिया में इग्नोर कर दी जाती है। तो रूरल से पहले भी जो बिल्कुल नेचर के अंदर डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका अलग ही कल्चर है, बिल्कुल उनका अलग ही ट्रेडिशन है, उनका अलग ही सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर नीड देन रिलीजन, फेथ, लैंग्वेज, लिटरेचर, फाइन आर्ट, फोकलेयर्स, मेडिसिन्स, घर की दवाइयाँ, घर में बनी हुई मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें आपके आसपास के एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट करती है। आप एक किसी ट्राइबल पर्सन को लेके अर्बन एरिया में शिफ्ट कर दो, उसको इनिशियली सडन उसको बहुत मुश्किल होगा। और आप एक अर्बन एरिया को ट्राइबल एरिया में ले जाके शिफ्ट कर दो, इनिशियली इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अडॉप्ट टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट होगा उससे वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, बट स्लोली विद टाइम दे विल अडॉप्ट। बट कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें वेरी करती है आपके आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट पे। जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, जो लोग प्लेन एरियाज़ पे रहते हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज़ के पास में रहते हैं, जो लोग ठंडे हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, उन सब का ये सारी चीज़ें चेंज होगी। कैसा खाना खा रहे हो आप बंगाल में चले जाओ और आप एक राजस्थान में चले जाओ, आपको खाने में बिल्कुल दिन रात का अंतर मिलेगा। आप एक साउथ इंडिया में कपड़े पहनने कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, या फिर आप नॉर्थ इंडिया में देखो कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओ, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। और ये डिफरेंस क्यों आया है? उनके फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से डिफरेंट आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जैसे इंडिजीनियस पीपल हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस में रहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग मच, जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं कि प्रिमिटिव है। उनके टेक्नोलॉजी को हम स्टोन एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि आप अभी भी ये तीर कमान चलाते हो, अभी भी आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है, सही बात है। बट उनका रिलेशनशिप जो है वो नेचर के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। रिमेंबर हमने जूज़ैंथ्रोन एंड कोरल के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करी थी कि गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो द सेम काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज मैन इज ऑल्सो हैविंग विद द नेचर, बट ओनली व्हेन इट इज़ लिविंग इन द हार्मनी ऑफ द नेचर। जैसे कि जिनको हम इन्यूट्स बोलते हैं या फिर जिसको हम एस्किमोज बोलते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम एस्किमोज बोलते हैं। अब ये एस्किमोज क्या हैं? ये आर्कटिक एरिया में रहते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है? -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर रहता है। क्या अब ये वीट उगा के, राइस उगा के खा पाएंगे? क्या पॉसिबल होगा इनके लिए? और इनके पास है नहीं, तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको अपने न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको कुछ ऐसा फूड खाना पड़ेगा जिससे उनकी सारी न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाए, बॉडी को न्यूट्रिशन की कमी हो जाए। तो ये कैसे कपड़े पहनते हैं? ये फर क्लोथ्स पहनते हैं। आपने देखा होगा जो बेर वगैरह होते हैं उनको मार के फिर उनके जो स्किन है उसके क्लोथ बनाते हैं, ये फर क्लोथ्स बनाते हैं। ये इग्लूज में रहते हैं। इग्लूज क्या होते हैं? इग्लूज उनके शेल्टर होते हैं। ये आइस के होम होते हैं। आइस के इस तरीके से ब्लॉक बना के घर बनाते हैं और ये अंदर से गर्म रहता है घर, ये बनाते हैं। ये रेनडियर वगैरह को यूज़ करते हैं वहाँ पे स्लाइडिंग के लिए, फिशिंग करते हैं इनमें। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में ये अडॉप्ट करके रह सकें। अच्छा, एस्किमोज के अंदर देखो, ये इसी इग्लू के अंदर, छोटे से घर के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और यहाँ पे ना विंटर्स के अंदर सीवियर स्टारवेशन वाली कंडीशंस आ जाती है, खाना नहीं मिलता है। तो इग्लूज के अंदर ये एक सोशल कन्वेंशन बन गया है, इस तरह का सोशल कन्वेंशन हो गया है कि जो ओल्डेस्ट, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो ओल्डेस्ट पर्सन है उनकी फैमिली का, वो ओल्डेस्ट पर्सन रात को जब सब सो रहे हैं तो वो अपने इग्लू से, अपनी हट से बाहर निकलता है, सारे अपने कपड़े वपड़े यहीं पे छोड़ के चला जाता है, सो दैट दी नेक्स्ट जनरेशन कैन यूज़ दीज क्लोथ्स। और वो यहाँ से चलता हुआ जब तक बिल्कुल वो इतनी ठंड में डेड नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहता है। सो इट इज़ जस्ट अ सोशल कन्वेंशन कि जब फूड की कमी हो रही है तो जो ओल्ड पर्सन है दे विल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन सर्वाइव। सिमिलरली आपको सहारा या फिर हमारे इस अरेबियन डेजर्ट के अंदर हमको नोमेडिक पैस्टरलिज्म मिलता है।
नोमैडिक पेस्टलिज्म हो गया। अच्छा, आप इनके कपड़े भी देख लो, चाहे आप नोमैडिक पेस्टलिज्म हो गया हमारा डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनकी स्किन को डायरेक्ट सन से और जो जैसे मिट्टी वगैरह उड़ रही है, जैसे डस्ट स्टॉर्म आ रहे हैं, तो उससे उनको प्रोटेक्शन, उनके लाइक आई को, ईयर को प्रोटेक्शन मिले। सो दैट इज वाई यू सी कि दीज अरब पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग एंड दीज एस्किमोज हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग। अच्छा, अब यही सेम चीज़ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओगे ना, हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, जैसे हमारा अमेजोन वाला एरिया हो गया है, जैसे हमारा कोंगो वाला एरिया हो गया है, यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा अलग डिफरेंट कल्चर दिखेगा। यहाँ पे हाईली वनरेबल इकोसिस्टम होता है। तो जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इन इंडिया ऑल्सो, नॉन इंडिजीनियस पीपल आर स्टिल हैविंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उनका चल रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि आप फॉरेस्ट का एक पैच है, इसको काट के जला के आप इसको क्लियर करते हो, फिर यहाँ पे आप एग्रीकल्चर करते हो ना। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है। सो विदाउट दैट 2-3 साल में इस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये यहाँ पे इस पैच को छोड़ के कहीं और पे जाके वहाँ पे सेम वही जंगल का एरिया क्लियर करके उसमें आग लगा के वहाँ पे फिर खेती करते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सो दैट इज़ ऑल्सो स्टिल बीइंग सीन। तो सिमिलरली जो एथनिक ग्रुप या फिर जो इंडिजीनियस पीपल है, देखो वाई आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस एथनिक और द इंडिजीनियस पीपल, क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर स्टिल लिविंग इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट। चाहे वो उनके सर्टेन नॉर्म्स हों, चाहे ट्रेडिशंस हों, चाहे वैल्यूज हों, वो प्रोटेक्ट करते, दे वर्शिप नेचर। जैसे पिग्मीज ऑफ कॉन्गो बेसिन है, पिग्मीज हैं कॉन्गो के, वो क्या करते हैं, वो पेड़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं। आई एम नॉट आई कैन नॉट से इट फॉर श्योर कि आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, बट कुछ जो मूवीज़ होती है जो अफ्रीका में ट्राइबल एरिया पे बेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे आप जनरली देखोगे कि अगर वो ट्राइबल लोगों को दिखाते हैं तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। दीज ट्रीज आर लाइक अ कम्युनिटी ट्रीज। उस बड़े ट्री पे वो अपनी हट बनाते हैं और वहीं पे वो रहते हैं। वहीं पे वो इस तरीके से फ्लैट एरिया, लकड़ी के पट्टों वगैरह को जोड़ के यहाँ पे पूरा एक फ्लैट एरिया बना के उसी पेड़ के ऊपर ये घर बनाते हैं। क्योंकि पेड़ के नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ज़मीन एरिया है, यहाँ पे रेप्टाइल्स रहते हैं, यहाँ पे बहुत जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जब हम ये बायो जियोग्राफी पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पेड़ की डेंसिटी इतनी घनी होती है कि नीचे के एरिया तक ना तो सनलाइट पहुंचती है, और नीचे के एरिया के अंदर रेप्टाइल्स हो गए हैं या फिर जो हमारी डिफरेंट टाइप के पेड़ वगैरह, जो ये इसको ग्रासेस होते हैं, वो यहाँ पे इतने रहते हैं कि आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सो दे लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। सो दैट इज़ वन थिंग। जैसे कि अफ्रीका के मसाइज हैं ईस्टर्न प्लेट्यू पे, अफ्रीका के, इसको हटा देते हैं, है ना, अफ्रीका के, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ना लिखते रहो। अफ्रीका के मसाइज हैं जो कि ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका पे रहते हैं। वो क्या करते हैं, ये मसाइज इस तरीके से एक सर्कुलर एरिया बना के इसमें रहते हैं, ताकि वो ऐसे जंगल में रहते हैं कि उनकी जो कैटल है या खुद ह्यूमन्स है, उनको वाइल्ड बीस्ट में बाहर के अटैक से इसको बचा सके। तो ये एक सर्कुलर इनक्लोजर के अंदर रहते हैं। और ये बाकी जैसे कि जो वेस्ट एशियन डेजर्ट के अंदर जो नोमैड्स हैं, वो इस तरीके से टेंट, तंबू जिसको हम बोलते हैं, या फिर जिसको इनकी भाषा के अंदर खामस बोला जाता है, खाइमस, KHAIMAS, खाइमस बोला जाता है। तो इस तंबू में रहते हैं वो। तो जैसे ही इनको मूव करना होता है, ये इस तंबू को उखाड़ते हैं, वापस कहीं पर डालते हैं और इस तरीके से मूव करते रहते हैं। गुजर्स हो गए, भागरवाल्स हो गए जम्मू कश्मीर के। उत्तर प्रदेश के तराई रीजन के अंदर थारूज होते हैं, THARUS, थारूज। ये थारूज भी यही करते हैं उत्तराखंड के अंदर। भूटियाज हो गए, लापचाज हो गए सिक्किम और भूटान के। ये वैली और अल्पाइन पास्चर, समर्स में वैली पे चले जाते, समर्स में ऊपर चले जाते हैं और विंटर्स में वापस पास्चर के एरिया के अंदर आ जाते हैं, ग्रीन घास के अंदर। तो इस तरीके से ये अपना अप एंड डाउन करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अंगामी नागाज हैं, तो ये क्या करते हैं, ये टेरेस फार्मिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पे माउंटेन एरिया को फ्लैट करके यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से टेरेस फार्मिंग यहाँ पे करी जाती है। अच्छा, यहाँ पे राइस फिश कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा होगा कि अपातानीज जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, उनका ये फिश एंड राइस कल्चर इज़ एक्चुअली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है, इंटेंजिबल के अंदर आई थिंक वो कंसिडर करा जा रहा है। तो ये अपातानीज जो है, ये बिल्कुल यहाँ पे जो एक छोटा सा यहाँ पे पॉन्ड बना के यहाँ पे राइस कल्टीवेशन करते, सॉरी फिश कल्टीवेशन करते और राइस के साथ उसमें खाते हैं। उनका यही फूड है। यहाँ पे वीट बाजरा वगैरह नहीं होता है। तो ये इनका
मतलब किस तरीके से वो मेंटेन कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम से, किस तरीके से वो अपनी जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी, उसे जो भी नेचुरल के रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो द की टू सक्सेस इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, ना तो उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, ना ही उसको एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उसका। तो रैशनल यूज़ है विदाउट डिप्लीटिंग देम। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ट्राइबल्स हैं या जो इंडिजीनियस पीपल हैं, ओवर द ईयर, ओवर द जनरेशन, ये इस तरह का एक नॉलेज गेन कर लेते हैं कि वो उनको हेल्प करता है नेचर के साथ को एग्जिस्ट करने के अंदर। मतलब वहाँ पे दिस इज़ जस्ट लाइक ए हारमोनी बिटवीन द एनिमल, प्लांट एंड द ह्यूमन, देयर इज़ अ कंप्लीट हारमोनी। तो ये होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग। बाकी इस तरह के आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि लेट मी रिमेंबर फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे मलेशियन पेनिनसुला है, मलेशियन पेनिनसुला के अंदर ये लेक्चर ना आपको मोस्टली बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जस्ट गेट अ फील ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। मलेशियन पेनिनसुला के अंदर सेमांग्स रहते हैं, ठीक है। ये जो सेमांग्स हैं ये हिल ड्वेलर्स होते हैं। एंड टुडे आई थिंक लेक्चर में काफ़ी नॉइजेस आ रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर ऑल द नॉइजेस, फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस दैट वाज इन द लेक्चर। आई वाज आल्सो एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटसाइड, तो वो आई थिंक माइक में भी जा रही थी। I tried to protect you from all the noises today, but I think it was, I'm really sorry कि आपको आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, but it was unavoidable for me, it was completely unavoidable today. ऑलराइट, तो ये जो सेमांग्स होते हैं ये हिल ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्टेचर या जो कलर है वो भी जो कॉन्गो बेसिन के पिग्मीज हैं उनकी तरह होता है। तो देयर एफिनिटी इज़ विद द जिनको हम नीग्रोज बोलते हैं ना, नीग्रोज बोलते हैं, इनके तरह ही इनका अफिनिटी होता है, इनकी तरह इनका स्टैचर होता है, इसलिए इनको नीग्राइट्स भी बोलते हैं। ये जो सेमांग्स हैं इन्हीं को, क्योंकि ये इनकी तरह दिखते हैं तो इनको न्यूग्राइट्स भी बोलते हैं। बट ये जो सेमांग है ये एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ना ही ये किसी डोमेस्टिकेटेड एनिमल को रखते हैं। तो क्या करते हैं फिर ये, आप जनरली जैसे आप देखो बुडविन्स को या अबॉरिजिनल्स को देखो, डोमेस्टिकेशन करते हैं या फिर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। सो हाउ डू दे सर्वाइव? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और वहाँ से ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे अपना सर्वाइवल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, 3-4 दिन एक जगह पर रहते हैं, फिर वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करते हैं, डिप्लीट होने लगते हैं, तो फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से सेमांग्स की जो यहाँ पे देखो लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ना। आप देखो, अगर हम खेती नहीं कर रहे होते या हम अलग से डिफरेंट प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते किसी भी तरह का, तो हमारे पे भी फूड इनसिक्योरिटी आता, जो ही आ ही रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई उतनी है नहीं। तो सेमांग जो है ये SE है, आई थिंक ये कुछ और ही बन गया था। सेमांग पे भी वही है, वो कल्टिवेशन नहीं करते हैं, वो किसी तरह का डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं करते हैं कि उनको मीट की अवेलेबिलिटी हो जाए। सो व्हाट दे डू कि उनका इंडिविजुअल ग्रुप जो होता है वो काफ़ी छोटा नंबर होता है, लाइक 20-30% का ही एक ग्रुप होता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। और 20-30 लोग तो बहुत बड़े हो गए, इससे ज़्यादा होता नहीं। जैसे इससे बड़ा ज़्यादा ग्रुप होता है वो बीच में स्प्लिट हो जाते हैं, फिर वो अपना मतलब 2 ग्रुप डाइवर्ट हो गए, फिर वो अपनी अलग अलग जगह पे रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, और इस वजह से उनमें फाइट्स भी बहुत होती हैं। तो ये फिर अब जो 20-30 लोगों का एक ग्रुप बन गया है, अब क्या इनका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है कहीं बाहर से? नहीं हो रहा है ना। दैट इज़ दी ओनली इंटरेक्शन दे आर हैविंग अमंग द ग्रुप। तो उनका जो भी नॉलेज है वो सब उनको यहीं से मिलता है कि बड़े बूढ़ों ने क्या बोला, उनकी ओपिनियंस भी इसी तरीके से होती है। तो उनकी लाइफ जो है वो मोस्टली स्टैग्नेंट एंड स्टेबल सी भी दिखाई देती है। इट्स वेरी हार्डली एनी चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल। जो उनके पूर्वजों से चला आ रहा है वो इन पे चला आ रहा है। तो सेमांग का ये जो ओवर डिपेंडेंस है फूड प्रोडक्ट पे, हंटिंग चाहे आप किसी भी तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे देख लो, दिस इज ओन्ड टू द एनवायरमेंटल कंपल्शन। एनवायरमेंटल कंपल्शन है, वो क्या करते हैं, वाइड वेराइटीज ऑफ बेरीज, नट हो गया, लीव्स हो गया, इन सबको, वाइल्ड याम हो गया, इन सबको कलेक्ट करते हैं। ये रहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट एरिया के अंदर। यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट एरिया के अंदर इन चीज़ों को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा, वो सड़ जाएगा, उसमें
पॉसिबल नहीं है। और हंटिंग गेम भी है कि या तो आप छोटे बड़े हंटिंग गेम कर लो, आप रेड बर्ड्स, स्क्विरल, इन सारी चीज़ों को ले लो, तो पर इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, इनके पास वुडन बो एंड एरो है, तो उससे ये कितना ही हंट करेंगे, किसी बड़े एनिमल को तो मार नहीं सकते हैं। ना ही इनके पास डॉग होते हैं, ना ही इनके पास बर्ड को कैच करने के लिए नेट वगैरह होती है। तो इनकी फूड सप्लाई का मेन सोर्स जो जंगल में ऑलरेडी वेजिटेशन उग रही है उसको लेके अपना सर्वाइवल करना, प्लस लीव एंड बार्क के बना के अपने क्लोथ, उनसे क्लोथ बना के अपने कपड़े पहनते हैं। तो ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये जो मैंने आपको सेमांक बताया है ना, ये हिली एरियाज़ में ड्वेल करते हैं, अपर एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में ड्वेल करते हैं। अभी इसी मलेशियन पेनिनसुला के अंदर एक और इंडिजिनियस लोग रहते हैं जिनको हम साकाइज बोलते हैं, ठीक है। ये साकाइज लोअर एल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर, मतलब वैली जो प्लेन एरिया है मेरा मलेशियन पेनिनसुला में, वहाँ पे रहते हैं। अब इनके पास ये क्या करेंगे, ये अब ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये इतने छोटे ग्रुप में नहीं रहते 20-30 के एरियाज़ में, तो इनका हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ वन एग्जांपल कि किस तरीके से आप देखो माउंटेन एरिया में और प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल में बिल्कुल ही डिफरेंस है। उनका सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिटी, उनका ग्रोथ, उनका टेक्नोलॉजी, उनके कन्वेंशन, सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे कि हम अगर चले जाएं एरिड या सेमी एरिड एरियाज़ में चले जाएं, अगर हम सेमी एरिड या फिर एरिड एरियाज़ में चले जाएं, तो वहाँ पे क्या है, वाटर का स्कैरसिटी है। तो आप छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे कैमल है, आपने सुना होगा कि कैमल जो है वो 10 दिन का पानी एक साथ पी लेता है या 10 दिन बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे पानी का स्कैरसिटी उसको पता है, आज मिल गया है, हो सकता है 10 दिन तक पानी ना मिले। तो यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी इसी तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करके रखते हैं कि वो मिनिमम मॉइस्चर को इवोपरेशन करते हैं। फिर रिमेंबर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो इस तरीके होता है कि जो क्रॉप होती है वो भी इतनी वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप होती है यहाँ पे, जैसे बाजरा हो गया उगता है यहाँ पे, तो काफ़ी वाटर ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है, उसको कम पानी में भी वो अच्छा खासा सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे क्रॉप जो है इट इज़ कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ द रेनफॉल, इवन दैट हैपन्स इन द राजस्थान ऑल्सो, कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ द रेनफॉल। बारिश होगी तो फिर अच्छा खासा अनाज होगा। तो एग्रीकल्चर ऐसे एरियाज़ में एक रिलायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहती है कि टोटली बारिश पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे के अंदर ये क्या करते हैं, ये सॉरी ये कैटल कीपिंग रखते हैं। आपने देखा होगा, मतलब जनरली जो एरिड सेमी एरिड एरियाज़ में है वहाँ पे वो जनरली डोमेस्टिकेटेड पेट्स नहीं बोलूँगी मैं, कैटल्स रखते हैं। तो ये होता है कि अगर सामान जैसे नॉमेडिक है ये, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं नॉमेडिज्म में, तो ये इनको एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, और अगर ड्रॉट वगैरह बहुत ज़्यादा है तो एज अ फूड भी इनको यूज़ करते हैं। बाकी एग्जांपल अगर आप देखोगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट मेन के लिविंग को कंट्रोल कर रहा है, यू कैन लुक इनटू दी माउंटेन एरियाज़ ऑल्सो। माउंटेन एरियाज़ में लोगों की लाइफ कितनी टफ होती है, कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द टेरेन एरिया, जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। तो यहाँ पे क्लोज्ड जैसे माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में आप देखोगे जनरली आपको इस तरीके से, अगर रात को कभी देखोगे तो लाइट चलती हुई दिखती है। सो दैट इज़ दे लिव इन वेरी क्लोज्ड सोसाइटी, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड कस्टम्स को मानने वाले लोग होते हैं। बाकी अगर आप वैली साइड में रहने वाले लोगों को देखोगे तो उनका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। इंडिया में जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे डल लेक है हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो डल या फिर हमारी वुलर लेक है, या फिर हमारी जो मानसबल लेक है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर लेक्स है। इन लेक्स के अंदर वाटर ड्वेलर्स होते हैं, एक गाना मुझे याद आ रहा है शम्मी कपूर का, कश्मीर की कली का एक गाना है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, एग्जैक्टली हाँ। तो उसमें हमने देखा होगा कि वो ना बोट पे जाते हैं, जिसको हम, ये जो वाटर ड्वेलर्स होते हैं इनको हांजीज बोलते हैं। अब ये हांजीज क्या करते हैं, इनका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये इनकी बोट में रहते हैं। ये डोंगास बोलते हैं इनको, डोंगास आपने देखा होगा, उसी बोट में उनका जीना मरना, शादी ब्याह सब कुछ उसी के अंदर होता है। एक्सेप्ट कि जब वो उनकी जो बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़, उनको वो एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड पास कोस्टल एरिया के पास में ही ले जाके वहीं पे उसको जो भी उनके रिचुअल्स हैं उनको
यहाँ पे करते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अभी ये इन जो बोट्स में रहते हैं ना, इस बोट्स में इन्होंने इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि यहाँ पे ये मुर्गी पालन करते हैं, डक पालन करते हैं, यहाँ पे ये डक्स को रखते हैं, छोटे छोटे जैसे प्लांट्स हो गए, टमाटर हो गए, कुकुम्बर हो गए हैं, ऑनियन, गार्लिक, इन सारी चीज़ों को इसी बोट्स के अंदर उगाते हैं। शादी वादी भी होती है तो भी इनकी इसी बोट के अंदर होती है। तो अगर शादी होती है तो लड़की एक बोट से दूसरी बोट के अंदर शिफ्ट हो जाती है। सो दैट इज़ दी मैरिज हैपन। सो ये जो हांजीज हैं, इनका इस तरीके से इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि मैन ने किस तरीके से वाटर बॉडीज़ में या जो लेक इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से इन्होंने खुद को अडॉप्ट करा है। सो दैट इज़ अनदर एग्जांपल कि कैसे नेचर के साथ में बिल्कुल एनवायरनमेंट को इन्होंने करा। अगर ये मान लो हांजीज को रहना भी होता है लैंड पे एरिया पे, तो ये बिल्कुल पानी के पास वाला जो एरिया होता है ना, यहीं पर रहते हैं, तो इनका जीना मरना सब कुछ पानी के ऊपर ही होता है। तो लाइफ स्टाइल, तो ये दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। जैसे आप एक और ले लो, जैसे वेस्टर्न अमेजोन एरिया है। वेस्टर्न अमेज़ोन एरिया के अंदर जो हमारे बोरोज रहते हैं, बोरोज जो हैं ये रेड इंडियन का एक सब ग्रुप है, ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इनका जो हैबिटेट है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये वेस्टर्न अमेज़न क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेटोरियल एरिया। तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर रहता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बिल्कुल रहता है, तो हीट बहुत ही अजीब सी घुटने वाली हीट होती है। बट यहाँ पे एलुवियल रिच सॉइल है, फर्टिलाइज़र, क्योंकि हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से अगर कोई भी ऑर्गेनिक थिंग, कोई भी लीफ वगैरह फॉल होती है जैसे ही सॉइल पे, तो वहाँ पे जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसको इंस्टेंटली डिकम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ वगैरह बहुत है। बट यहाँ पे लाइकन मॉइसेस हो गए हैं कि ट्री आपस में इस तरीके से क्रीप करते हुए होते हैं। एक तो यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल हाइट के ट्रीज होते हैं, एंट, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ जो है वो फॉरेस्ट से डिस्टेंस करके कोशिश करते हैं कि वाटर वेज के आसपास में रहे, क्योंकि यहाँ पे इतना हार्श होता है। तो ये बोरोज क्या करते हैं, ये इसी तरीके से जंगल को क्लीन करके यहाँ पे अपना एक ओपन ट्रैक्ट बना लेते हैं। फिर यहाँ पे एक दे ऑक्यूपाई ये सिंगल, एक बड़े से घर के अंदर ये पूरी जो इनकी कम्युनिटी है ये एक साथ में रहती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिंस दे डोंट हैव एनी सॉल्ट हियर, उनको जो मिनरल सॉल्ट है वो इतना ऑब्टेनेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सब फ्रेश वाटर है। दिस अमेजोन रिवर इज़ अ फ्रेश वाटर रिवर, तो उनको सॉल्ट इतना ऑब्टेनेबल नहीं होता है। तो सॉल्ट के लिए वो क्या करते हैं कि जनरली अपनी जो अर्थ होती है, जो अर्थ, इसको हम बोलते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि सर्टेन कुछ पोर्शन ऑफ अर्थ होते हैं, स्क्रैप्ड फ्रॉम द अर्थ होते हैं, तो वो डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए उसको खाते हैं। जैसे आपने बच्चों को भी देखा होगा कि वो मिट्टी खा रहे हैं, चौक खा रहे हैं, या फिर जो जैसे जिप्सम वगैरह होते हैं, बच्चे उसको खाने लग जाते हैं। तो उसी मतलब एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं बोलूँगी, बट ये अपनी सॉल्ट डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए सर्टेन कुछ एरियाज ऑफ अर्थ होते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो दीज आर इसी तरीके से आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे ऐसे। जैसे अब जैसे पिग्मीज का एग्जांपल हमने देखा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर किर्गिज़ एंड कजाक्स रहते हैं, उनका एग्जांपल्स हो गया है। जम्मू कश्मीर में गुजरवाल एंड भागरवाल का एग्जांपल हो गया है। उत्तराखंड के अंदर थारूस का एग्जांपल हो गया है। सिक्किम एंड भूटान से लापचाज एंड भूटियाज का एग्जांपल्स हो गया है। अरुणाचल प्रदेश से अपातानीज का एग्जांपल हो गया है। तो ये वो नोमैडिक ट्राइब्स या फिर नॉन इंडिजिनियस पीपल या ट्राइबल पीपल हैं हु आर कंप्लीटली हैविंग अ वेरी वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, विद द नेचर। ये वहाँ के प्लांट्स को फूड में, मेडिसिन में, पेस्टिसाइड में, पॉइजन में, मटेरियल को बिल्ड करने में, इवन अपने कपड़े बनाने में, अपने घर बनाने में, इन सारी चीज़ों के अंदर अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं। सो देयर दिस इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिजिनियस पीपल, जो हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी अपनी लाइफ आइसोलेशन में बिताते हैं, बट दैट आइसोलेशन इज बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेशन, नॉट ऑन द कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, कि आराम से एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन में रहते हैं। और इस तरीके का सर्वाइवल तभी पॉसिबल होता है जब सारी कम्युनिटीज़ एक साथ में काम करती हैं। अगर हम स्मॉल स्केल इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ की भी बात करें तो वो अपना फूड शेयर करती हैं, उनके पास जो भी पोजीशंस हैं, दे हैव अ वेरी म्यूचुअली बेनिफिटिंग रिलेशनशिप विद ईच अदर। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टिवेटर हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो वो अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे ट्रेड करते हैं, जो उनके सेटल्ड नेबरहुड हैं उनके साथ में ट्रेडिंग चलती है कि मैंने ये बोया, आपने ये बोया, तो चलो ट्रेड कर लेते हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे पहले के ज़माने में। तो उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली बिलोंग टू द कम्युनिटी, नॉट टू द इंडिविजुअल। ये नहीं बोलेंगे कि ये खेत मेरे नाम पे है, तुमने मेरे खेत पे कदम कैसे रख दिया, वो बात यहाँ पे नहीं आती। तो इनका फिलॉसफी बड़ा सिंपल है, फ्रॉम ईच, इसको लिख लो, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी
फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग द नीड। ठीक है, आपकी कैपेसिटी और आपकी नीड के हिसाब से आपको मिलेगा। सो दे लिव विद द नेचर नॉट अगेंस्ट द नेचर। तो इस तरीके से ना आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें यू कैन वेरी वेरी सिंपली से कि इस तरीके से ह्यूमन हैज़ बीन लिविंग सिंस द एजेस, इट हैज़ बीन लिविंग, बट सिंस वी हैव गॉन विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो तब से फिर हमारा दिक्कत हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि फिजिकल ज्योग्राफी कौन कौन सी चीज़ों से लिंक है, तो हर एक जो साइंस या सोशल साइंस होता है ना, उसका एक स्कोप होता है। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी जनरली डील करती है कि प्रोडक्शन क्या है, मूवमेंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। जियोलॉजी हो गई, जियोलॉजी जनरली बात करती है कि आपका अर्थ के क्रस्ट का इंटीरियर एंड कॉम्पोजिशन क्या है। मीटरोलॉजी बात करती है कि आकाश में क्या है। तो इस तरीके से सारी सब्जेक्ट्स का एक डिफरेंट एक एरिया होता है जिसके अंदर वो स्टडी करती हैं। ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी हो गए, वो प्लांट एंड एनिमल के लिए बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमी हो गई, वो लाइक इसका स्टार्स के बारे में बात करते हैं। तो 1919 के अंदर फैनमैन थे, इन्होंने बोला कि ये जो ज्योग्राफी आपको दिख रही है ना, दिस ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। जैसे कि हमारी क्लाइमेटोलॉजी है वो मीटरोलॉजी के साथ लिंक है, फिजियोग्राफी है हमारी जियोलॉजी के साथ लिंक है, हमारा जो मैथमेटिकल ज्योग्राफी है वो एस्ट्रोनॉमी के साथ लिंक है, हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद द हिस्ट्री और द पॉलिटिकल ज्योग्राफी इटसेल्फ, कमर्शियल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद द बायोलॉजी। तो हमारा ना पूरा मतलब इफ़ यू ड्रॉ इन एरिया ओवर दैट, तो इट अलाइन विद अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी का क्या है, डीपली कनेक्शन है, आइडेंटिफाई करते हैं कि मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कैसे हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, किस तरीके से लिंक्ड है, ग्रेविटेशन का क्या रोल है। आयुर्वेदा मेडिसिन एंड ज्योग्राफी का है कि नेचर बेस्ड मेडिसिन है, तो विच मीन्स वी नीड टू नो कि यूनिवर्स में कहाँ पे किस तरह का प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम कोरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी की बात करें, ज्योग्राफी की जब हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोलॉजी, लोकेशन, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हिस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट कि टाइम, टेम्पोरल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, विच इज़ द क्रोनोलॉजी। तो जो हेरोडोटस थे इन्होंने बोला था कि हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी has no roots and geography without history has no fruits, which means कि दोनों चीज़ें लिंक है। ज्योग्राफी में क्या हम हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, नहीं, I'm not talking about the monuments, I'm not talking about the forts, I'm talking about our own features on the surface of the earth which had in time or the temporal evolution, समय के साथ में जिनमें परिवर्तन आया है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से सिर्फ एक ही चीज़ में डिफर करती है कि हिस्ट्री में हम बात करते हैं टाइम की और ज्योग्राफी में हम बात करते हैं एरिया की। बट एनीवेज हम दोनों का रेफरेंस तो देते ही, जैसे हम बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, तो हम बात करते हैं कि युद्ध कहाँ पे हुआ था एंड युद्ध कौन से टाइम पे हुआ था। सो वी टॉक अबाउट बोथ, वी टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री एक नैरेटिव है और ज्योग्राफी उसका डिस्क्रिप्शन है। हम बोलते हैं कि युद्ध हुआ था, कब हुआ था, दैट इज़ माई नैरेटिव, कहाँ पे हुआ था, कौन से लोकेशन पे हुआ था, दैट इज़ माई डिस्क्रिप्शन। तो हिस्ट्री इज़ नैरेटिव बट ज्योग्राफी इज़ डिस्क्रिप्शन, बट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों आपस में कंप्लीटली लिंक्ड हैं। देन पॉलिटिकल साइंस के साथ में ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है। जैसे देखो हर एक, जैसे हमारा इंडिया का एग्जांपल ले लो आप, अभी क्या हो रहा है, हमारा नॉर्थ के अंदर हिमालयाज़ है, हमारे सदर्न स्टेट्स पूरे हमारे कोस्टल एरिया से, एक तरफ में थार डेजर्ट है, दूसरी तरफ में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है। सो एवरीवेयर जहाँ पे भी आप देखोगे ना, हमारे उस फिजिकल लोकेलिटी, उस फिजिकल फीचर की वजह से हमारा रिलेशन विद द अदर कंट्री इज़ वेरी डिफरेंट। आप बाल्कनाइजेशन देखो जैसे हुआ था, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द यूरोप का उनकी यूरोपियन यूनियन बनाई है, वहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। क्या हमारा यहाँ पे है कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रांसपोर्टेशन? क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो पॉलिटिकल इट्स अगर हम इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पे देखें तो पर्टिकुलरली हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी, हमारे किस तरह के रिसोर्सेज है, हमारी डेमोग्राफी क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिंक होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब था। अब हम ना अभी नहीं करेंगे, अभी मैं आपको एक ब्रेक दे रही हूँ। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी के अंदर बात करेंगे, हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे, हम मिडीवल टाइम की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अरब एरियाज़ के अंदर या फिर एंशिएंट इन्फ्लुएंस क्या था ज्योग्राफिकल थॉट को डेवलप होने का। मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊँगी। ट्रस्ट मी इन दिस प्रोसेस। आफ्टर 10 days if you find any difficulty into understanding the perspective into any of the book, you write it in the discussion box, you give me a personal call, you complain about it, but right now trust me, trust the process.
एक थोड़ा सा स्टोरी टाइम बता रही हूँ मैं आपको। जब व्हेन आई डिड माय ऑप्शनल कोचिंग, अब मैं बताऊंगी नहीं आपको कि मैंने कहाँ से करी, बिकॉज दैट वुड नॉट बी द राइट वे। तो मुझे कभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसको कभी लिंक करके बताया ही नहीं गया था। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई पर्सपेक्टिव को समझने में कि क्या, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ एरियल डिफरेंशिएशन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ सिस्टम, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। क्या हो क्या रही है डाइकोटोमी में, क्या हो रहा है, क्या हुआ वेलफेयर के अंदर, क्या हुआ बिहेवियरलिज्म के अंदर। तो चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आई, हमेशा बाउंसर की तरह मेरे सर से ऊपर निकल गई थी। बट दैट वॉज इट, क्योंकि सिंस यू आर स्टडिंग एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सक्सेस एंड फेलियर, सो यू हैव टू मेक एफर्ट्स। अब मैंने 60,000 रुपये खर्च तो कर दिए कोचिंग पे, एंड आई गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। सो आई टुक ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स। मैंने अधिकारी भी पढ़ी, मैंने दीक्षित पढ़ी, मैंने माजिद हुसैन पढ़ी, एंड आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब मेरे को अगर आप देखोगे तो मेरी कंप्लीट जो प्रिपरेशन जर्नी थी वो मेरी 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी थी, ठीक है। 2 साल में, पहले साल में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकेंड ईयर में मेरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया था, एंड फाइनली आई एम पोस्टेड इन अ वेरी वेरी नाइस एंड अ वेरी गुड प्लेस वेयर आई एम एक्चुअली डायरेक्टली मेकिंग एन इम्पैक्ट, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम राइट नाउ। बट द पॉइंट इज़ कि 1 साल मेरा प्रीलिम्स में जाने के बाद उसी वक्त पे मेरे को रियलाइजेशन हो गया था कि यार ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी नहीं चलेगी, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, और मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ। मैं इस ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके मैं एग्ज़ाम में जाने के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, और मेरे अंडर कॉन्फिडेंस का मेजर रीज़न था जियोमॉर्फोलॉजी और पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बाकी सब में मुझे दिक्कत नहीं होती थी, इन 2 चीज़ों में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने खुद से समझना स्टार्ट करा। मैंने देखो, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने किसी कोचिंग की, किसी दूसरे की हेल्प नहीं ली, क्योंकि मुझे लगा कि आई हैव टू डेवलप माई ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। मैंने 1 महीना डेडिकेटेडली सिर्फ मैंने यही पढ़ा। मैं इसको पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, खुद को समझाती थी। कभी मैं अपने मम्मी पापा को बैठ के समझाती थी, उनको कुछ समझ नहीं आता था, बट दे आर लाइक कि हाँ करते थे। तो इट वॉज जस्ट द सपोर्ट सिस्टम आई हैड। सो I had worked a lot on the perspective, so that is why I am telling you कि trust me, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको चीज़ें एक ऐसे अलाइनमेंट में नहीं पढ़ाएंगे कि आप चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते हो, बट मैं आपको उसी अलाइनमेंट में पढ़ाऊंगी जिसमें चीज़ें आपकी लिंक होती जाएगी और इवोल्यूशन धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। तो पहले हम अभी एक बार हिस्टोरिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डिफरेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ का डेवलपमेंट के अंदर, उसको पढ़ेंगे। एक बार आपने ये चीज़ें समझ लेना तो फिर ज्योग्राफी आपको धीरे धीरे आपकी पकड़ आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको सडनली एकदम ऊपर नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगी, एंड आई डोंट माइंड अगर इसमें 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कभी भी वो डर जो हवा मैंने देखा था ना कि पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा है, यार क्या करें, यार नहीं समझ आ रहा है, नंबर नहीं आएंगे, मतलब आपको एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है बट यू आर सो अंडर कॉन्फिडेंट दैट आपने जो 90% प्रिपरेशन करी है ना, 90% ऑफ द सिलेबस को आप अंडरमाइन कर देते हो। दैट सिचुएशन आई डो नॉट वॉन्ट यू टू गो थ्रू एवर। तो हम इसको आराम से करेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप कि आप नोट्स बना रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कशन में करेंगे। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी अलग से इसके, बट देन अगेन यू नीड टू बी अटेंटिव हियर और अपने खुद के नोट्स बनाने हैं यहाँ पे। ऑल राइट, चलो ठीक है, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। इसको रिवाइज कर लेना। बाय बाय।